हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें बल्कि आप लोग साथ ही साथ अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। इस नॉलेज की मदद से अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग हमारा जो क्लास 12 की हिस्ट्री है उसका जो थीम 1 है उससे रिलेटेड रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं उनका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थीम नंबर 1 जो है उसका नाम क्या है, बीट्स, बोन्स एंड ब्रिक्स, और उसके बाद फिर उसमें लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में जो बातचीत की गई है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में बातचीत की गई है, वहाँ से मिली हुई बीट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है, वहाँ पर जो हड्डियाँ वगैरह बरामद हुई हैं चाहे इंसानों की हों या जानवरों की हों उसकी मदद से उस सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की गई है, और वहाँ पर जो ईंटें और बिल्डिंग या इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो मिली हैं उन सब की मदद से भी जो है उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की गई है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस पूरी की पूरी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है हमारा थीम नंबर 1, इसमें एज सच आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया। आपसे एग्जामिनर या फिर आपका जो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर को लिखने वाला राइटर है वो मानकर चल रहा है कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पहले से पता है, बट क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11th में जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हिस्ट्री हम लोगों ने देखी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड उतना ज़्यादा हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह को नहीं पढ़ा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन उतना डिटेल में कई बार बच्चों को नहीं पता रहता। इसके चलते होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है कई बार या तो सर के ऊपर से पूरा निकल जाता है या कंसेप्ट उतना अच्छे से समझ में नहीं आते। तो आज का जो हमारा क्विक रिवीजन रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले, अगर इस तरीके के डाउट्स आप लोगों के भी मन में हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, कैसे शुरू हो गई, कैसे खत्म हो गई, इसके सेलिएंट फीचर्स वगैरह क्या हैं, इन सब के बारे में अगर आपको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपने अगर इसको पढ़ा नहीं है और इसके चलते अगर थीम नंबर 1 अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का सेशन में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। आज के सेशन में हम लोग क्विकली 2-3 बातें देखेंगे। सबसे पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंसानों का जो इतिहास है, ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो कहाँ से शुरू होती है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये ह्यूमन हिस्ट्री अब शुरू होती है तो शुरू होकर फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक पहुंचती कैसे, और उसके बाद में तीसरी चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। ये सब पढ़ने से फायदा 2 तरीके से होगा। पहला तो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और उसके बाद में पहला जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरा ये कि जो आपकी 8 मार्क की आंसर राइटिंग आपको करनी है, अब अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ गया, बीट्स, बोन्स एंड ब्रिक्स है, तो उसमें फिर जो आपके पास में लिखने के लिए कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा बेटर तरीके से एडिशनल पॉइंट्स वगैरह लिख पाएंगे जो NCERT में अगर मैंशन नहीं है या फिर अगर उसमें डिटेल में डिस्कस नहीं किए गए तो उनके बारे में भी आप ज़्यादा विस्तृत तरीके से अपना जवाब दे पाएंगे, और जाहिर सी बात है एग्जामिनर का ध्यान इस तरफ जाएगा ही जाएगा और उसके बाद में फिर वो आपको मार्क्स वगैरह ज्यादा देगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये क्विक रिवीजन जरूरी हो जाता है 2-3 एस्पेक्ट से। पहला तो आपका जो थीम नंबर 1 है क्लास 12 हिस्ट्री की, उसकी ज्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा, क्लास 12 की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर लिखा गया है उसमें एग्जामिनर जिन अजम्पशंस को लेकर चल रहा है कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले तक की रामकथा पता है, अगर हमको नहीं पता है तो उसको समझने के लिए, और अगर पता है मगर ब्रेक्स में पता है, लूप्स वगैरह के साथ में पता है, तो उस चीज को, उन सारे लूप्स को फिलअप करने के लिए। तीसरा, ज्यादा बेटर तरीके से एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के लिए ये सारा का सारा जो सेशन है आज का काम आएगा। आज का सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चले शुरू करते हैं। तो हमारी जो कहानी है इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से। अफ्रीका में 1 लाख साल पहले एक घटना हुई थी और वो घटना ये हुई थी कि बंदर जो हैं उनका इंसानों के रूप में इवोल्यूशन शुरू हुआ और एक नई तरीके का जंतु, एक नए तरीके का जानवर, एक नए तरीके का प्राणी निकल कर आया जिसको हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है जी। अफ्रीका में 1 लाख साल के आसपास या उसके थोड़ा सा पहले एक नया तरीके का जानवर, जंतु जो बोलना चाहें, जो बंदरों से इवॉल्व हुआ था, जिसको हम लोग होमो सेपियंस कह सकते हैं, वो डेवलप हुआ। अब
1 लाख से लेके 70,000 साल पहले की बात है, इन 30,000 सालों के बीच में, अब ये कब हुआ एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, मगर 1 लाख से 70,000 सालों, 70,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में कोई वक्त ऐसा आया था जब अफ्रीका से इस जानवर ने, इस जंतु ने, इस प्राणी ने बाहर के इलाकों में माइग्रेशन शुरू किया, और उसके बाद ये मिडिल ईस्ट के का जो इलाका है वहाँ पर एंटर करना शुरू हुआ, वहाँ से वहाँ से ये यूरोप के रास्ते निकल गए, कुछ जो है आपके सेंट्रल एशिया से होते हुए बाकी जगहों पे गए, चाइना पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, और इसी दरमियान जब ये अलग अलग इलाकों में माइग्रेट करना शुरू किए थे तो ये 1 लाख से 70,000 साल बिफोर कॉमन एरा के बीच में ये माइग्रेशन होता रहा, और ये अलग अलग जगहों पर जाकर उन जगहों को पॉपुलेट करते रहे। अल्टीमेटली इसी वक्त में 70,000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक ये जानवर, ये जंतु, ये प्राणी पहुंचता है भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसको हम लोग कई बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी पहुंचते हैं। और ये जैसे ही हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखता है, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलना चाहिए फॉर दैट मैटर, भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे ये कदम रखते हैं, वैसे ही जो है इंसानों की जो हिस्ट्री है, या फिर यूं बोलूं कि होमो सेपियंस की जो हिस्ट्री है, या फिर यूं बोलूं कि हमारा जो इतिहास है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो शुरू होता है। ठीक है जी, बात को ध्यान रखिएगा। इंसानों का ये जो आज की तारीख में जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है कि इंसानों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो माना जाता है अफ्रीका के कोई बंदर थे। अब वो क्यों, क्या, किस तरह, उसमें हम लोग नहीं जाते, वो एक आपका बायोलॉजी का विषय हो जाएगा, एवोल्यूशन का, मगर उनमें बदलाव आना शुरू हुए, एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, और 1 लाख साल के आसपास तक ये एवोल्यूशन या बदलाव कंप्लीट होते हैं। पूंछ गिर जाती है, बाल झड़ जाते हैं, और ये 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं। काफी हद तक ये हमारे जो ये पूर्वज थे, अब ये उनको हम लोग जो है बंदर नहीं कह सकते, कुल मिलाकर उनको चिंपांजी ये सब नहीं कहा जा सकता। अब उनके लिए कोई नया नाम रखना पड़ेगा, तो उन भाई लोगों का नया नाम रखा गया होमो सेपियंस। अब 1 लाख से 70,000 साल के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, किस तरह, उसमें फिर हमें नहीं जाना, मगर इनका माइग्रेशन शुरू होता है, अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, और यूरोप का इलाका हो गया या फिर बाकी सारे जो पोर्शंस वगैरह होगा, इन जगहों को ये आपका पॉपुलेट करना शुरू करते हैं। होते होते इन्हीं 30,000 सालों में किसी दिन ये भाई लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं, और यहां जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब मिला हुआ पूरा बात कर ली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहां पर जैसे ही होमो सेपियंस कदम रखते हैं, जैसे ये ह्यूमन बींग्स कदम रखते हैं, वहीं से मानवों का जो इतिहास है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसकी शुरुआत होती है। तो कहने का लॉजिक ये बनता है, अब ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम, क्योंकि इसके बारे में ना तो अपने पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ना कोई मतलब बहुत ज्यादा अपने पास में जो है नॉलेज वगैरह इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में अपने पास में नहीं है। मगर इतना पता है कि ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, इसके भी पहले अगर आप चले जाओगे तो भी आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। ये भाई लोग जब आए यहाँ पर, तो उन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर सेटल डाउन हुए अलग अलग इलाकों में, जहाँ जहाँ पे गए, जिसको जहाँ सेटल डाउन होना था वो वहाँ पे अपना सेटल डाउन होता चला गया, और इस तरीके से जहाँ जहाँ पर ये सेटल डाउन हुए, वहाँ पर फिर इन्होंने अपने अपने सेटलमेंट्स बनाए, वहाँ पर इनके रहने के जो है हमको अवशेष मिलते हैं। तो वही बात पहली लाइन में लिखी गई है कि प्री हिस्टोरिक टाइम और उसके पहले की भी वक्त की अगर आप बात कर लोगे, तो इंसानों के सेटलमेंट्स वगैरह के अवशेष आपको उस वक्त से भी देखने को मिलते हैं। ये दूसरी बात है कि उस टाइम पीरियड का अपने पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है, मगर फिर भी अब सवाल ये उठता है कि भैया तुम्हें कैसे पता, कोई रिटर्न रिकॉर्ड अगर नहीं है तो तुम कैसे जानते हो कि इस जमाने में जो ये आपके ये होमो सेपियंस थे वो इंडिया में पहुंच गए और इन भाई लोगों ने अपने घर मकान बना मारे और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। इसका जवाब यह है कि हमारे पास कोई दूसरे तरीके भी हैं जिसकी मदद से, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वगैरह की मदद से हम लोग उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग आपके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, यानी कि इस तरीके के अवशेष वगैरह जो रह गए हैं, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में जिन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, जिन चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी मदद, जिसकी मदद से फिर हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई इस जमाने में ये हो रहा था या वो हो रहा था। इसमें मेजर जो चीजें आती हैं वो है स्टोन के टूल्स, पॉटरी, मेटल के आइटम्स वगैरह, जो भी हमको इस टाइम अलग अलग कालखंड में मिलता है, उसकी मदद से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, और उन्हीं सारे निष्कर्षों के बेसिस पर ये अंदाजे वगैरह लगाए गए। ठीक है जी, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, इसको स्टडी कर हम लोग कई सारे निष्कर्षों पे पहुंचे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हिंदुस्तान में जो हमारा इतिहास है, हिंदुस्तान में जो आपका इंसानों का इतिहास है, इसको कुछ स्टेजेस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिवीजन कैसे हुआ उस पर भी मैं आऊंगा, मगर फिलहाल इतना याद रखिए कि इंडिया में हिस्ट्री जो है ह्यूमंस की, इसको अगर आप देखेंगे, और इंडिया से मेरा मतलब जितनी बार मैं इंडिया बोल रहा हूं, इंडियन सब
सब कॉन्टिनेंट मानकर चलना है अपने को। इंडिया में जो हिस्ट्री है आपको ह्यूमंस की, इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट जो है उसको बोला जाता है पेलियोलिथिक, या फिर कई बार इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है मीसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है नियोलिथिक, जिसको न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। और चौथी है मेटल एज। मेटल एज के भी फिर अपने कुछ सब पार्ट्स वगैरह उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि चैल्कोलिथिक है, फिर ब्रॉन्ज एज, आपका कॉपर एज है, ब्रॉन्ज पहले ब्रॉन्ज एज आती है, उसके बाद आयरन एज आती है, वगैरह वगैरह, उस पर बात करेंगे। मगर इतना याद रखिएगा कि फिलहाल ह्यूमन हिस्ट्री जो है, और या फिर इसको इस तरह से बोलूं कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उसको हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला क्या है? पेलियोलिथिक, जिसको हम लोग कई बार ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। दूसरा आता है मीसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज बोला जाता है। तीसरा आपका नियोलिथिक है, जिसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं। और चौथा है आपका मेटल एज, जो फिर सब डिवाइड होती है आपका कॉपर एज में, ब्रॉन्ज एज में और आपका आयरन एज में, बट वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब क्या, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उसमें ह्यूमन हिस्ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज एंड आयरन, मिडिल आपका न्यू स्टोन एज एंड मेटल एज, या फिर पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक एंड उसके बाद में आपका मेटल एज। अब एक एक करके इसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि हीरो की तरह आपके जो होमोसेपियंस थे 70,000 बिफोर कॉमन एरा में ह्यूमन सब कॉन्टिनेंट में घुसते हैं। अब ये 70,000 बिफोर कॉमन एरा से लेके 10,000 बिफोर कॉमन एरा के पहले के जो 60,000 साल हैं, उसमें ये लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं हिंदुस्तान की, इनको अलग अलग जगहों को इनहेबिटेट करते हैं, वहां पर रहना शुरू करते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं, 50 तरीके की चीजें ये लोग करते चले जाते हैं। तो पेलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 बिफोर कॉमन एरा के पहले का, यानी कि जब हिंदुस्तान में ये जो आपके ये जो होमोसेपियंस ने कदम रखा था 70,000 साल पहले, 70,000 से लेकर 10,000 साल के बीच का जो 60,000 साल का टाइम पीरियड चला गया है, उसको बोला जाता है पेलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। इस टाइम पीरियड, या फिर सिंपल सी बात याद रखनी है कि 10,000 बिफोर कॉमन एरा के पहले या बिफोर क्राइस्ट के पहले जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका पेलियोलिथिक एज में या फिर ओल्ड स्टोन एज में गिना जाता है। अब इस टाइम पीरियड में जो आपका इंसान था वो खाना वगैरह कैसे खाया करता था, उसको खाना कैसे मिलता था? खाना खाने के लिए या फिर अपने आप को सस्टेन करने के लिए इंसान जानवरों की हंटिंग किया करता था। जो भी जानवरों को की वो हंटिंग कर सकता था, उनकी हंटिंग किया करता था। साथ ही साथ उसको जो भी खाने पीने के लिए आपके फल वगैरह मिल जाते थे, पौधे वगैरह मिल जाते थे, जो भी आपके एडिबल प्लांट्स वगैरह को मिल जाते थे, वो उनको खाकर अपना काम चला लेता था। ठीक है जी। तो 10,000 बिफोर कॉमन एरा के पहले की क्या कहानी है? अगर इंसान को खाना खाना है, अपने आप को सर्वाइव करवाना है, अपना अगर पोषण करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो जानवरों की हंटिंग करके उनका मांस खाएगा, दूसरा तरीका यह है कि वो अपना कोई भी उसको जो कंद मूल मिल जाते हैं, जो भी आपके एडिबल प्लांट्स वगैरह मिल जाते हैं, उन सबको खाके गुजारा करेगा। इस टाइम पीरियड में इंसान जो थे पत्थर के बने हुए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना सीख गए थे, और ये पत्थर के जो टूल थे लगभग उनके हाथों में आ जाते थे, हाथ में उनके आ जाते थे, और हैंड साइज्ड एंड फ्लैग्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग। एंड जनरली इनमें क्या होता था कि इनका एक पर्टिकुलर छोर होता था जिसमें आपको एक अच्छी खासी एज मिल जाती थी, या फिर एक आपका कह सकते हैं कि धार वाला एक पर्टिकुलर एज मिल जाता था, उसका इस्तेमाल करके हंटिंग किया करते थे। ठीक है, मतलब ये कि एक पत्थर उठाया आपने, उसको उठा के एक बड़े पत्थर पे मार दिया, और इसके चलते जो पत्थर मारा था इसके 2 टुकड़े हो गए। अब इसके जो 2 टुकड़े हुए हैं तो उसका एक जो जहां से ये टूटा है वहां पर एक पर्टिकुलर फेस जो है वो उस पर आपको धार मिल जाएगी, और उस धार वाले फेस का इस्तेमाल कर आप हंटिंग वगैरह किया करते थे। ये टूल कैसे होते थे? आपके हाथ में आ जाते थे, इनको आपने तोड़ के जो है इसमें एक धार वार वाला एक क्षेत्र बना लिया है, और उसकी मदद से फिर जो है आप मार वार के जानवर के ऊपर हंटिंग किया करते थे। ठीक है जी। अब ये देखने में कुछ इस तरह के लगते थे। देख लीजिए, ये पत्थर जो है अब इसको किसी दूसरे पत्थर पे मारा गया, और उसके चलते इसका ये फेस वगैरह बना था, और इस फेस पे जो आपको ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर आपको देखने को मिल रही है, इस बॉर्डर में आपको धार वगैरह मिल जाती थी। इस धार की मदद से फिर आप शिकार करते थे। अब आप मेरे से बोल सकते हो कि यार ये तो अच्छे खासे बड़े बड़े पत्थर हैं, हाथ में कैसे आ जाएंगे? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि 10,000 साल पहले जो, या 10,000 साल पहले के पहले जो आदमी हुआ करता था वो थोड़ा सा साइज में हम लोगों से बड़ा था। वो कंपैरेटिवली जो है हम लोगों से, उसका एवरेज साइज भी अगर आप देखोगे तो हमसे ज्यादा था। उस आदमी के या उस वक्त का जो मनुष्य हुआ करता था उसके हाथ के साइज के हिसाब से पत्थर ज्यादा बड़ा नहीं, उसके हाथ में आसानी से आ जाया करता था। तो ये जो टूल्स हैं इनको कहा जाता था पेलियोलिथिक टूल्स। अब इसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। एक पत्थर उठाया, दूसरे पत्थर पे मार दिया, दूसरे
दूसरे पत्थर पे मारा तो ये पत्थर चटक जाएगा तो उसके चलते होगा ये कि ये एक इसका हिस्सा बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। अब ये जो हिस्सा है जहां से पत्थर चटका है, इसके इस तरफ ये जो आपको जो सिरा देखने को मिल रहा है, यहां पे जो सिरा देखने को मिल रहा है, यहां पर आपकी अच्छी खासी आपकी धार आ गई है और इसकी मदद से अगर आप जानवर को मारोगे तो आसानी से शिकार हो जाएगा। इंसान इतना समझ गया था, बस इससे ज्यादा उसका और कोई इससे ज्यादा जो है उसमें भी बुद्धि नहीं आई थी। इतनी बात जो है यहां तक क्लियर होती है। ये जो है पेलियोलिथिक टूल है। और देख लीजिए इस तरीके के जो आपको कहीं पे कुछ पॉइंटेड टूल वगैरह मिल गए तो ये भी समझ में आ गया था कि ये जो पॉइंटेड सिरा है अगर किसी जानवर की गर्दन में घुसा दिया है, किसी को मार दिया तो इससे शिकार आसानी से हो सकता है। ये बजाय इसके कि एक पत्थर आप उसके सर पे उठा के मारो जो ब्लंट है, अगर इस तरीके का आपने एक नुकीला पत्थर मार दिया उसके कहीं सर्टेन इलाकों में तो उससे उसके प्राण जल्दी निकलेंगे, उसका शिकार जल्दी हो जाएगा। ये बात भी कुछ हद तक इंसानों को समझ में आ गई थी। अब 10,000 साल से लेके 6,000 साल बिफोर कॉमन एरा के बीच की बात की जाए, 10,000 बिफोर कॉमन एरा से आपका 6,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच के 4,000 सालों की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड में आपको एक बदलाव देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में सबसे पहला बदलाव तो यह देखने को मिलता है कि एक नए तरीके का जो टूल है आपको इस पर्टिकुलर फेज में देखने को मिलता है। और वो टूल की खासियत यह है कि वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है साइज में और इसको बोला जाता है माइक्रोलिथ। ठीक है, अभी तक क्या है, बड़े बड़े पत्थर उठा के दूसरे पत्थर पे मार के तोड़ दिया, उससे आपने अब वो हाथ में आ जाता है, उसकी मदद से आप शिकार कर रहे हो, बाकी सारी चीजें हैं। मगर ये सारी रामकथा है 10,000 साल पहले की। 10,000 से लेकर 6,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हमको यहां पर बाकी सारी चीजें जो मिलती है वो एक बात की बात है, एक नए तरीके का टूल देखने को मिलता है। और इस टूल की खासियत यह है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। 5 सेंटीमीटर का मतलब इससे ज्यादा बड़ा जो है टूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका नाम क्या है, इसको हम लोगों ने बोला है माइक्रोलिथ। अब ये भाई लोग उसको क्या बोलते थे हमको नहीं पता, मगर हमने अपनी तरफ से इसको नाम क्या दिया है, हमने अपनी तरफ से इसको नाम दिया है माइक्रोलिथ। अभी भी ये माइक्रोलिथ कैसे दिखते हैं पहले मैं ये दिखाता हूं, बाकी बातें इसके बाद में। देखिए ये अब ये जो है आपको ये पर्टिकुलर जो फेज है जिसको मिडिल स्टोन एज कहते हैं, जिसको मेसोलिथिक फेज भी बोला जाता है, अब उसमें अब इस तरीके के जो है आपको टूल्स वगैरह देखने को मिलने लगे हैं। अब ये जो टूल्स हैं इनमें जो ये माइक्रोलिथ नहीं है, पहली बात तो ये कि माइक्रोलिथ से कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो टूल्स हैं अभी यहां तक ये जो बड़े बड़े पत्थर तोड़ के आप काम चला रहे थे, वहां से इंसान ये जो है इस पर्टिकुलर फेज तक आया कि उसको समझ में आ गया कि बड़े बड़े पत्थर फेंकने की अपेक्षा नुकीले पत्थर अगर हम अपने हाथ में पकड़ने वाले बना ले तो वो ज्यादा बेटर है। तो वहां से अभी तक हमारे दिमाग में 4,000 सालों में ये बात आ गई थी कि इस तरीके से अगर नुकीले पत्थर बना ले तो ज्यादा बेटर रहेंगे और ज्यादा काम किए। तो इस तरीके के टूल्स वगैरह एक तो आपको देखने को मिलने लगे। कुल मिला के अभी भी पत्थर के बनाए हुए टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, मगर इनमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको देखने को मिलने लगा। ये माइक्रोलिथ नहीं है, याद रखिएगा। मगर साथ ही साथ जो नए तरीके के टूल आपको देखने को मिले वो है ये 5-5 सेंटीमीटर से ज्यादा के नहीं होते थे, छोटे थे, नुकीले थे और जाहिर सी बात है इनका इस्तेमाल शिकार करने के लिए तो नहीं हो रहा था। अब इससे आप इसको फेंक के मार दो या इससे आप किसी को खुरच के घुसेड़ने की कोशिश करो, जानवर मरेगा तो नहीं। इतना तय है कि इनका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होता था, क्या है वो बात की बात है, वो देखेंगे। मगर ये नए तरीके का टूल जो है इंसान बनाकर 5, 5.5, 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखते थे उसकी लेंथ, इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है माइक्रोलिथ। तो अभी अब एक तो ये चीज हो गई कि इंसान को जो है थोड़ा सा स्टोन का जो टूल्स है उनमें उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, पहली चीज। दूसरी बात ये कि एक नए तरीके का टूल बना लिया जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, उसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया माइक्रोलिथ। अभी भी मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि हंटिंग गैदरिंग की जो उसकी जिंदगी है वो अभी भी चल रही है। वो अभी भी जो है हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा है, यानी कि वो अभी भी जो है किसी एक जगह पे जाके या तो शिकार करता है या फिर उसको वहां पर जो भी कंदमूल खाने को मिल जाते हैं, एडिबल प्लांट्स या उसको फ्रूट जो भी मिल जाते हैं वो खा के अपना गुजारा कर रहा है। ठीक है जी। हालांकि यहां पर एक इंटरेस्टिंग फेज जो आपको देखने को मिलता है, जो मिडिल स्टोन एज है या फिर जो मेसोलिथिक फेज आपका ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक से जो आप मेसोलिथिक की तरफ आते हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। इंसान को इतनी अकल आ गई है कि बड़े जानवरों की जगह छोटे जानवरों का शिकार करना ज्यादा ठीक है। तो यहां पर आपको एक शिफ्ट देखने को मिलता है कि बड़े एनिमल से छोटे एनिमल्स की तरफ में वो शिफ्ट हो गया है। दूसरी चीज जो एक और देखने को मिलती है वो है कि इंसान को मछली पकड़ना आ गया है, इसने फिशिंग शुरू कर दी है। ठीक है जी। तो यहां पर अपने को एक जो दूसरा फैक्टर पहला क्या मिला कि इसने अपने टूल्स को थोड़ा सा पॉइंटेड बना लिया है, हाथ में पकड़ने लायक थोड़ा और ज्यादा पॉइंटेड बना लिया है, पहली चीज। दूसरा, इसने इस नए तरीके का टूल बना लिया जो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं है और उसको हमने माइक्रोलिथ बोला है। जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल शिकार
शिकार के लिए नहीं हो रहा, उसका इस्तेमाल ये किसी और काम में करता था। तीसरी चीज जो आपको देखने को मिली है, इस भाई को समझ में आ गई है कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने की अपेक्षा छोटे जानवरों का शिकार करना ज्यादा ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आपको शिफ्ट देखने को मिलता है बड़े जानवरों की अपेक्षा छोटे जानवरों का शिकार करने में। बिसाइड दिस ये साथ ही साथ मछली पकड़ना भी सीख गया, इसको फिशिंग भी आ गई है। इन सारी चीजों के अलावा एक जो जबरदस्त डेवलपमेंट इन 4000 सालों में आपको देखने को मिला, इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। इंसान ने डोमेस्टिकेशन जो है जानवरों का वो शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एनिमल्स या जो जानवर हैं इनका डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस बात को। डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? मिडिल स्टोन एज में, मेसोलिथिक फेज में, या फिर 10,000 से लेकर 6,000 साल के बीच में, 4,000 साल जो गए उसके बीच में कभी ये हुआ था, मगर इंसान ने डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू कर दिया था। इसके बाद में जो तीसरा फेज आता है उसको कहते हैं नियोलिथिक फेज। 6000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 4000 बिफोर कॉमन एरा के जो 2000 साल गए हैं, 4000 बिफोर कॉमन एरा के जो 2 साल गए हैं, इन सॉरी 4000 बिफोर कॉमन एरा तक के जो 2000 साल गए हैं, इन 2000 सालों का जो फेज है इसको बोला जाता है नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। अब ये जो 6000 बिफोर कॉमन एरा से 4000 बिफोर कॉमन एरा के जो 2000 साल हैं जिसको नियोलिथिक फेज या फिर न्यू स्टोन एज बोला जाता है, ये इंसान के इतिहास में एक बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इसकी वजह यह है कि हमको ह्यूमन सिविलाइजेशन में जबरदस्त प्रोग्रेस देखने को मिलती है। 70,000 साल पहले जब ये इंसान ह्यूमन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा था, तब से लेकर 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक ये क्या कर रहा था? इधर से उधर घूम रहा था, पत्थर, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर मार के पत्थर तोड़ रहा था, उससे शिकार कर रहा था वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसके दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं आया। 10,000 से लेके इसने 6,000 बिफोर कॉमन एरा तक के बीच में इतना सीख लिया था कि कुछ जानवर पाले जा सकते हैं, बड़े जानवरों की जगह छोटे जानवरों का शिकार करो वो ज्यादा बेटर है, और ये जो बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहा हूं इससे अच्छा यह है कि थोड़ा सा इसको घिस घिसा के थोड़ा पॉइंटेड कर लेता हूं, हाथ में ज्यादा अच्छे से पकड़ में आया तो काम आएगा। छोटे जानवर का शिकार करूंगा तो बेटर रहेगा, एंड थोड़ा मछली पकड़ना सीख लिया। 4,000 साल में इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद के जो 2000 साल इसमें मगर जो किया है वो बहुत जबरदस्त है। 6,000 से लेकर 4,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में जो चीजें हुई हैं उसमें हम लोग कह सकते हैं रिमार्केबल प्रोग्रेस है, जबरदस्त आपको जो है तरक्की इंसान करता हुआ नजर आता है। और यहां से बहुत से भर भर के सवाल बनते हैं और अपने को याद रखना है। बड़ी बड़ी चीजें जो यहां पर की गई इन 2000 सालों में क्या है? सबसे पहले तो हमने खेती करना सीख लिया, आपने एग्रीकल्चर जो है इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब किसान, अब जो इंसान है वो किसान बन गया था, या फिर वो बेसिकली अब एक से दूसरी जगह जो है जानवरों को मारता नहीं फिर रहा था, एक से दूसरी जगह जो है वो कंदमूल खाता हुआ नहीं फिर रहा था। अब उसने सीख लिया था कि इस तरीके से अगर मैं एक प्रक्रिया करूंगा तो जिसको खेती बोला जाता है, तो उसके चलते एक ही जगह पर मैं अपने खाने पीने का अनाज उगा सकता हूं। तो पहली चीज जो आपको नियोलिथिक फेज में या न्यू स्टोन एज में देखने को मिलती है, पहले जो 6000 बिफोर कॉमन एरा से जो आपके 4000 बिफोर कॉमन एरा तक का फेज गया, इसमें पहली चीज जो हुई क्या हुआ? आदमी खेती करना सीख गया। दूसरा, इसने जानवरों का डोमेस्टिकेशन पूरी तरीके से सीख लिया। इसके पहले वाले फेज में यह था कि आपने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, कुछ जानवर आपने डोमेस्टिकेट, कुत्ता उत्ता और भेड़ बकरियां आपने डोमेस्टिकेट करना सीख ली थी, मगर यहां आते आते आपने डोमेस्टिकेशन ना सिर्फ सीख लिया, आप उसका फायदा उठाना सीख गए हो। अब आप बड़ी मात्रा में पशुपालन कर रहे हो। ठीक है जी, तो डोमेस्टिकेशन हो गया था और बड़ी मात्रा में जो है आप पशुपालन कर रहे थे। तीसरी चीज जो आदमी को समझ में आ गई वो ये था कि पत्थर तोड़ के इसको घिस-घिसा के छोटा करने से हाथ में पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, इसकी थोड़ी पॉलिशिंग वगैरह अगर की जाए तो पकड़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर भाई लोगों को समझ में आ गई थी, और पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल स्टार्ट हो गया था। अब ये पॉइंट जो मैंने बोला पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल, इसको समझने के लिए हम लोग जरा कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं। देखिए यहां पे, अब ये जो पत्थर आपको यहाँ पे जो पत्थर का बना हुआ टूल आपको देखने को मिल रहा है, ये अच्छा खासा पॉलिश्ड है, ये बढ़िया आपका चिकना सा पत्थर है। अब अगर आपने इसको हाथ में पकड़ा और इसको हाथ में पकड़ के किसी भी चीज के ऊपर मारोगे, तो क्योंकि आपके हाथ में और इसकी चिकनाहट भरी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो आपको चोट लगने का खतरा कम है। ठीक है, तो ये बात इन लोगों को समझ में आ गई कि पत्थरों की अगर हम लोग घिस घिस कर इसकी पॉलिशिंग वगैरह अगर कर लेते हैं तो इसको हाथ में पकड़ के इस टूल का इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात इन लोगों को समझ में आ गई। आप जरा इसको इस वाले टूल के साथ में कंपेयर करो। 6000 साल पहले की ये राम कथा थी, 10 से लेके 6000 सालों के बीच में भाई लोगों को सिर्फ इतना समझ में आया था कि इस पत्थर की जगह ये पत्थर ज्यादा कन्वीनियंट है, इसको इस तरह से नुकीला उकीला बना के काम करना है। मगर 2000 साल इन्होंने अपने हाथ खुरचवाए होंगे, जब इसको पकड़ के सामने वाला ऐसे किसी जानवर को मारता होगा तो हाथ में फ्रिक्शन होता होगा, तो हाथ में लगती होंगी चोटें। अल्टीमेटली इन 2000 सालों में 6000 से लेके 4000 साल के बीच में किसी का दिमाग चला और उसने बोला कि इसको पकड़ पकड़ के घिसोगे तो इससे यह होगा कि अब उसके बाद में अगर
अगर इसको पकड़ोगे और फिर अगर किसी को मारोगे तो ये अगर हाथ में ऊपर नीचे होता भी है तो फ्रिक्शन उतना नहीं होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके चलते आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। ये बात इन लोगों को समझ में आ गई। एक और चीज जो आपको देखने को मिलती है, भाई लोगों ने अब हैंडल लगा दिए थे, यहां पे ध्यान से देखिएगा। इसके पहले के जितने भी आपके टूल्स वगैरह हैं उनको हाथ में पकड़ना पड़ता है डायरेक्टली इस्तेमाल करने के लिए। अभी इन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि हम ये जो आपका टूल है, चाहे पत्थर का बना है या जो भी है, इसके साथ में लकड़ी वकड़ी को जोड़ जाड़ के इसको थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई लोगों ने अभी क्या किया है, हैंडल वगैरह लगा दिए हैं इसमें कई जगहों पे, कई सारे टूल्स में। और एक चीज और है, ये जो हसिया इसने बना लिया या फिर हसिये से मिलते जुलते जो टूल्स बना लिए जिसके इस्तेमाल से ये खेती करता था, उससे भी एक बात समझ में आ रही है कि आपको खेती में भी ये ठीक ठाक मात्रा में एडवांस हो गया। अब ऐसा ही नहीं है कि इसको खेती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ये 2000 सालों में ठीक ठाक आगे बढ़ गया और अच्छी खासी खेती कर पा रहा है। अब जैसे ये वाला टूल आपको मिला तो उसको ये भी समझ में आ गया कि जो मैं दाने उगा रहा हूं इनको आप मतलब इस तरीके से अगर आप रगड़ोगे तो उसकी मदद से भी जो है इसमें और ज्यादा कुछ अपन चीजें कर सकते हैं। ये गेहूं का आटा भी बनाया जा सकता है, इस तरीके की चीजें भी जो है इसके पल्ले पड़ गई हैं। ये तो खैर आज भी इस्तेमाल होता है कई जगहों पे, गांव वगैरह में। तो इतनी सारी जो तरक्की है इन 2000 सालों में आपको देखने को मिली। पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स हो गया। और एक बड़ी चीज जो और हो गई वो ये है कि इसने पॉटरी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी। अब खेती बाड़ी करोगे, अच्छा खासा अनाज होगा। अनाज अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा का सारा खा लोगे, आपको उसको फिर स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर कैसे किया जाए, तो यहां से एक समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या का निष्कर्ष जब जिसने भी निकाला हो, मगर इन 2000 सालों में भाई लोगों का दिमाग फिर चला और इन लोगों ने कुम्हार बनना सीख लिया। इन लोगों को यह समझ में आ गया कि मिट्टी को घुमाएंगे अगर चाक पे रखकर, तो उसको ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो इसका जो है इसमें एक आपका बर्तन बनेगा। इस बर्तन को सुखाओगे अगर आग में, इस बर्तन को अगर आप धूप में रखोगे, सुखाओगे तो ये आपका मजबूत हो जाता है। इसको फिर अगर आग में पकाओगे तो ये और मजबूत हो जाता है। तो इसकी मदद से आप उसमें फिर जो है आप भर भर कर बड़ी मात्रा में आप स्टोरेज वगैरह कर सकते हो, जो भी आप अनाज वगैरह उगा रहे हो। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉटरी की मैन्युफैक्चरिंग सीख गया। तो ये 4 बड़े बड़े कांड इस भाई ने किए हैं 2000 साल में। और कौन से फेज में है, 6000 से लेकर 4000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में, जिसको कई बार नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज बोला जाता है। रिमार्केबल प्रोग्रेस क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग इसके पहले के आप कितने चले गए, 66,000 साल पहले की आपका इतिहास देख लें तो उसमें जितनी तरक्की नहीं करी है इंसान ने, इन 2000 सालों में उससे ज्यादा तरक्की कर गया। क्या क्या चीजें सीख ली, खेती करना सीख गया। तो सबसे पहली चीज तो एक से दूसरी जगह मारा नहीं फिर रहा है ना। पहले इसके ये हो रहा था 66,000 ईयर्स तक इधर से उधर भागा फिर रहा था। खेती करना सीख गया तो मारा नहीं फिर रहा, अपना खाना वगैरह जो है उगाना सीख गया। साथ ही साथ इसने जो है आपके टूल्स वगैरह को पॉलिश कर लिया, तो उसकी मदद से अब ये पॉलिश टूल्स वगैरह की मदद से शिकार आसान हो गया। प्लस इसमें से किसी का दिमाग चल गया तो भाई लोगों ने हैंडल वेंडल जोड़ जाड़ लिए, इसमें लकड़ी वकड़ी लगा ली। तो टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ शिकार के लिए नहीं, दूसरे कामों के लिए भी जो है इसने करना शुरू कर दिया। इसका इंडिकेशन हमको यहां पर भी मिला था जब नियोलिथिक नाम आपको माइक्रोलिथ्स के नाम से जो आपको टूल्स वगैरह आपको सेकंड फेज में देखने को मिले थे। मगर इसका ज्यादा अपने को लॉजिक समझ में नहीं आता कि किस लिए इस्तेमाल होते थे। बट यहां पे क्लियर दिख रहा है कि ये शिकार विकार के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हंसिये से आपका जो भी इसका अनाज वगैरह होता था वो काटता रहा होगा, इसका इस्तेमाल भी लगभग इसी तरीके की खेती की अलग अलग चीजों में करता होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में इसको आपका पॉटरी वगैरह बनाना आ गई, ये कुम्हार बन गया, ये मिट्टी से बर्तन बनाने लगा और उसमें फिर जो है सामान स्टोर करने लगा, अनाज जो अपना स्टोर करने लगा। इसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन लेड टू इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज। एक बहुत बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये खेती कर रहा है इसका मतलब इसको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। और क्योंकि ये खेती कर रहा है तो एक आदमी अकेला नहीं रह सकता, अब उसको और लोगों की जरूरत पड़ेगी खेती करने के लिए, जानवरों से जो भी अपना जो फसल है उसको बचाने के लिए, फसल काटने के लिए, उसके बाद उसमें 10 चीजें करके अनाज निकालने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के अलावा आपके खेती से रिलेटेड आपके जो भी टूल हैं वो बनाने हैं, आपके जानवरों की जो पशुपालन करना है उनको देखने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, पॉटरी बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। एक अकेला आदमी हीमैन बन के सारे के सारे काम नहीं कर सकता। तो यहां से जो सबसे बड़ा काम जिसके चलते हम लोग आज की तारीख में अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं वो शुरू हुआ, और वो ये था कि गांव बनना शुरू हुआ। क्योंकि आपने क्या किया, एक ही जगह पे आपके प्लांट्स लगाना या एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, जानवर बड़ी मात्रा में आप पालने लगे और इसके लिए अब आपको जरूरत पड़ने लगी और ज्यादा लोगों की। तो इन सारी चीजों के चलते पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में आपको 2 बातें देखने को मिली। एक तो ये भाई एक ही जगह पे बैठ के रहने लगा है, दूसरी बात ये कि अब काफी सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर रहने लगे। यहां से जो एक चीज निकल कर आई जिसको हम लोग बोलते हैं गांव, ठीक है जी, यहां से एक चीज जो निकल कर आई वो है गांव, विलेज कम्युनिटीज, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि आपका सेटल्ड लाइफ जो है आपको वो देखना शुरू होती है। पहली बार इंसान जो
जो है सेटल्ड लाइफ आपको जीता हुआ समझ में आता है। विलेज कम्युनिटीज जो आपका इवॉल्व होना शुरू हुई, अल्टीमेटली यही जाके फिर आगे कस्बा, कस्बे से शहर बने, और उसी के चलते हम लोग आज की तारीख में अपने आप को सिविलाइजेशन कह सकते हैं। इसके पहले जो जिंदगी थी वो थी, मगर सभ्यता की शुरुआत जो है आपको यहां से 6000 से लेकर 4000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में होती हुई समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे टूल्स वगैरह हमने देख लिए। अब बात करेंगे मेटल एज के बारे में। तो हम लोगों ने अब तक जितनी बातचीत करी इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पेलियोलिथिक फेज जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, उसके बाद में आपका आया मेसोलिथिक फेज जिसको हम लोग मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और उसके बाद आया नियोलिथिक फेज जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज कहते हैं। ये तीन जो एजेस हैं इनको स्टोन एज इसलिए कहा जाता है कि इंसान सिर्फ अभी तक पत्थर के बनाए हुए टूल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद का जो एज है जिसको हम लोग मेटल एज कहते हैं, इसको मेटल एज कह रहे हैं तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इंसान जो है अब यहाँ पे मतलब 4000 बिफोर कॉमन एरा से बाद का जो आपका फेज चला है, इसमें इंसान को मेटल के बारे में पता चल गया, उसको धातु वगैरह जो है उसका अंदाजा लग गया कि धातु क्या भला होती है, क्या चीज होती है, और इसका इस्तेमाल कर कर टूल्स वगैरह ज्यादा अच्छे से बनाए जा सकते हैं। देखिए पत्थर के साथ में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि पत्थर आपको एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का मिलेगा। अब उसको आप या तो 10,000 साल पहले जो आदमी कर रहा था उसकी तरह एक पत्थर को दूसरे पत्थर में मार के तोड़ लो और उसकी मदद से जो है आप दो टूल्स वगैरह बना लो और उसकी मदद से शिकार कर लो, या उसको घिस घिसाकर जो है थोड़ा सा और ज्यादा पॉइंटेड बना लो, या तीसरी चीज जो हो सकती है उसको पॉलिश कर लो और उसके बाद उसको जो है आप इस्तेमाल कर लो। मगर पॉइंट यह है कि पत्थर के शेप में आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा जो है चेंजेस वगैरह उसमें नहीं ला सकते। तो अब यहां पर एक समस्या जो थी इससे मनुष्य दो चार हो रहा था कि पत्थर का जो शेप है, इन प्रकृति ने जिस तरीके का पत्थर आपको दिया उसमें आप थोड़ा बहुत बदलाव तो कर सकते हो, मगर आप एकदम दिन को रात बना देंगे या इस तरीके का जो 360 डिग्री या 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन जो है पत्थर में उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। तो अब क्या किया जाए, यहां इस चीज का जवाब जो है हमको मेटल एज में मिलता है। नियोलिथिक एज के बाद में जो मेटल एज आई है इसको भी कई बार आप जो है सब पार्ट्स में डिवाइड करते हो। इसको कई बार लोग जो है मेटल एज को बोल देते हैं दो हिस्सों में, एक चैल्कोलिथिक और दूसरा आयरन एज। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं मेटल एज के दो पार्ट्स हैं, एक है चैल्कोलिथिक और दूसरा है आयरन एज। कई बार लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि पहले जो है आपका चैल्कोलिथिक है, उसके बाद में फिर आपका कॉपर ब्रॉन्ज एज है, और लास्ट में फिर आपका ब्रॉन्ज एज और उसके बाद में आयरन एज। इस तरीके से भी कई लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग ये थोड़ा क्लासिफिकेशन जो है समझेंगे। तो नियोलिथिक एज जो है उसके खत्म होने के बाद जो नियोलिथिक एज खत्म होता है 6000 से 4000 बिफोर कॉमन एरा का, उसके बाद में जो अगला फेज आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। चैल्कोलिथिक एज का मतलब होता है एक ऐसा एज जिसमें इंसान ने, इसको कई बार चैल्कोलिथिक एज जो है इसको कई बार कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। तो चैल्कोलिथिक एज का मतलब होता है एक ऐसा एज जिसमें इंसान को कॉपर नाम की एक धातु के बारे में पता तो चल गया था, मगर वो और उसका इस्तेमाल भी करने लगा था, मगर साथ ही साथ वो पत्थर के बने हुए टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बेसिकली एक ऐसा फेज है जिसमें कॉपर के टूल्स भी, कॉपर के बने हुए टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और पत्थर के बने हुए टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसको समझने का बड़ा अच्छा तरीका है, आप चले जाइए 2006 2008 2009 के बाद की बात कर लीजिए, 2008 2009 से लेकर 2014-15 के बीच की बात कर लीजिए। इस टाइम पीरियड में वो जो नोकिया के फोन आया करते थे बड़े बड़े, जिनको किसी को फेंक के मार दो सर खोल दें उसका, वो वाले नोकिया के फोन भी चल रहे थे, सैमसंग के जो फोन हैं वो भी चल रहे थे, और एक नया फोन जो है मार्केट में आ गया था जिसको आप स्मार्टफोन बोल सकते थे। तो वो दोनों तरीके के फोन जो है इस्तेमाल में थे। 14 के बाद फिर एकदम से जो स्मार्टफोन्स की झड़ी आई तो उसमें फिर लोगों ने वो नोकिया के फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिए, और ऐसे बंद किए कि नोकिया उसके बाद में फिर आपका जो है दिवालिया ही हो गई। मगर पॉइंट यह है कि एक ऐसा फेज जिसमें स्मार्टफोन्स भी जो है मार्केट में आ रहे हैं, वो पुराने वाले नोकिया के बड़े बड़े भारी भारी जो ईटा जैसे जो आपके फोन देखने को मिलते हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और बढ़िया जो है दोनों एक कोएग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में। लगभग उस तरीके की जो कहानी है आपको चैल्कोलिथिक फेज में भी देखने को मिल रही है कि आपका जो कॉपर है उस जमाने का आप मान सकते हो आईफोन है, और स्टोन एज के जो आपके टूल्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं उसको आप, या जो स्टोन के बने हुए टूल्स हैं उसको आप नोकिया 1600 मान सकते हो। तो अब ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। आदमी जो है उसको पता चल गया है, इंसान को पता चल गया कि कॉपर नाम की एक धातु होती है, या एक पर्टिकुलर धातु है जिसको उसने कॉपर बोलना शुरू कर दिया, उसकी मदद से जो है वो टूल्स बनाना सीख गया है और टूल्स वगैरह को बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहा है। बट
साथ ही साथ उसने, अब ऐसा नहीं है कि मेटल वगैरह के टूल्स को एकदम उसने आपके स्टोन के टूल्स को एकदम छोड़ दिया है, वो साथ ही साथ आपके स्टोन के जो टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। स्टोन के टूल्स वगैरह जो है उनकी मदद से भी जो है वो अपना काम वगैरह चला रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर फेज है नियोलिथिक फेज के बाद में जो अगला जो फेज आया जिसको चैल्कोलिथिक फेज या फिर कई बार आपका कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है, इसकी खासियत क्या है, इसमें कॉपर का इस्तेमाल करना सीख गया आदमी। कॉपर के बने हुए मेटल्स, कॉपर के बने हुए आपके कॉपर के बने हुए आपके जो आपके कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, बट साथ ही साथ आपके स्टोन के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। तो कॉपर, और आप बाद में कॉपर वगैरह में फिर टिन मिलाकर आप ब्रॉन्ज बना सकते हो, वो भी जो है आपको पता चल गया। तो कॉपर का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है चैल्कोलिथिक एज में, और उसके बाद में फिर ब्रॉन्ज का भी जो है इस्तेमाल शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे कॉपर की जगह ब्रॉन्ज जो है, क्योंकि इसकी क्वालिटी वगैरह ज्यादा बेटर थी, तो ब्रॉन्ज वगैरह जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है। तो अल्टीमेटली उसके बाद एक फेज ऐसा आता है, इसको आप लोग कई बार ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं, कई बार लोग उसको ब्रॉन्ज एज नहीं भी बोलते हैं, उसको भी आप जो है चैल्कोलिथिक एज में काउंट कर लेते हैं। तो डजंट मैटर, आप ब्रॉन्ज एज को अलग से बोलना चाहते हो या फिर उसी में आप चैल्कोलिथिक एज में काउंट करना चाहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो यहां पर अब ये जो चैल्कोलिथिक फेज है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है कॉपर और ब्रॉन्ज जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, और धीरे मगर साथ ही साथ आपके जो स्टोन के टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल चलता है। पूरी तरीके से आप स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल बंद नहीं करते हो। साथ ही साथ अब आपको जो है एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो समझ में आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ दिस एज। अब ये जो फेज है मेटल एज का, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज होती है, वो है कि आपको मेटल ओर की स्मेल्टिंग आ गई है। आपको जो है मेटल ओर वगैरह, मेटल वगैरह का जो ओर मिलता है आपको, उसकी स्मेल्टिंग आपने सीख ली है। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर अगर आपके पास में कोई मिनरल वगैरह है, कोई पर्टिकुलर ओर आपको मिला है, जैसे लोहे की ही बात कर लेते हैं, आपको लेट से मेटल का कोई आपको कोई आयरन का ओर मिल गया, लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप इस पर्टिकुलर आयरन ओर में से आयरन जो है वो किस तरीके से निकाला जाए ताकि उसके इस्तेमाल से बाकी सारी चीजें बनाए जाएं, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो उसको कहते हैं स्मेल्टिंग। यही चीज आप किसी कॉपर के ओर के साथ में भी कर सकते हो। तो इंसान को ये बात समझ में आ गई कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं, कुछ पर्टिकुलर आपके इस तरीके की जो है चीजें आपको मिलती हैं, जिसमें से आप जिनको अगर आप पिघलाओगे या फिर गलाओगे तो उसमें से हम लोग मेटल्स वगैरह निकाल सकते हैं, और उन मेटल्स की मदद से फिर हम लोग जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डिस्कवर होती है वो है कि आपको मेटल की स्मेल्टिंग करना आ जाती है, मेटल ओर जो है उसकी स्मेल्टिंग करना आ जाती है, और उसको पिघलाकर जो आप मेटल वगैरह निकालते हो उस मेटल वगैरह की मदद से फिर आपको टूल्स वगैरह बनाना आ जाते हैं। तो दो चीजें जो है अब आपको यहां पर समझ में आ गई। पहला है स्मेल्टिंग, किसकी? स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओर, और इसको फिर जो है आप जो आप धातु पिघलाते हो उसकी क्राफ्टिंग करके टूल्स वगैरह बनाना आ गया आपको। क्राफ्टिंग ऑफ टूल्स, ये दोनों चीजें जो है अब आपको समझ में आ गई हैं। पहला क्या है? मेटल ओर की स्मेल्टिंग, और दूसरी चीज जो है क्राफ्टिंग। ये दो चीजें जो है अब आपको यहां पर समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं। अब जब एक बार इंसान को ये समझ में आ गया कि यार ये मेटल वगैरह बड़ी काम की चीज है और इसकी मदद से अपन जैसा चाहे वैसा अपनी मन मर्जी का अपन जो है टूल वगैरह बना सकते हैं जो पत्थर के साथ में नहीं किया जा सकता, तो और इसका फिर जैसे जैसे चलन बढ़ा, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया, वैसे वैसे लोगों ने फिर लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करना शुरू कर दिया मेटल ओर वगैरह की तलाश में। तो इसके चलते फिर जो है इंसान ने लॉन्ग आपका ट्रैवलिंग वगैरह शुरू कर दी। तो उसके चलते अलग अलग जगहों पे जो लंबे डिस्टेंसेस पे रहने वाले लोग थे उनके बीच में भी आपस में जो है रिश्ते नाते बनने लगे, आपस में जो है रिलेशनशिप वगैरह स्टैब्लिश होने लगे। ये देखिए कॉपर एज के जो टूल्स वगैरह हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये टूल्स कंपैरेटिवली जो इसके पहले की एजेस वगैरह में पत्थर के बने हुए टूल्स थे उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। आप चाहे कुछ कर लो, आप पत्थर की मदद से इस तरीके का जो है टूल उस वक्त में नहीं बना सकते। आप पत्थर की मदद से इस तरीके का जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, ना इस तरीके का ऑब्जेक्ट, ना इस तरीके के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आप पत्थर की मदद से बना सकते थे। तो ये सारी की सारी चीजें अब आपने मेटल की मदद से जो है बनाना शुरू कर दिया। ये देख लीजिए ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड के जो टूल्स वगैरह हैं, कॉपर के बने हुए टूल्स हो गए, ब्रॉन्ज के बने हुए जो टूल हो गए वो देख लीजिए इस तरीके के होते थे। तो यहां पर अब अपने को यह समझ में आ रहा है कि लोग बाग जो हैं आपका इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें सीख गए, लंबे डिस्टेंस तक मेटल ओर के को ढूंढने के लिए जाना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक बड़ा एक स्पेसिफिक फीचर हमको देखने के लिए मिलता है। ये जो आपके लोग थे जो आपके कॉपर के भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉन्ज के भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर के भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगते थे और एक खास तरीके की लाइफस्टाइल, एक खास तरीके की जो जिंदगी ये लोग जी रहे थे, इसके लिए एक शब्द हम लोग इस्तेमाल
करते हैं, इसको बोला जाता है चैल्कोलिथिक कल्चर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है जो देखी गई है वो ये है कि जितने भी आपके चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुए हैं जनरली ये आपको किसी नदी के वैली में या किसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब इन्हीं में से एक पर्टिकुलर जो कल्चर या इन्हीं में से एक जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन डेवलप हुई है जिसको हम लोग कई बार हड़प्पन कल्चर बोल देते हैं, ये हड़प्पन कल्चर भी जो है बेसिकली चैल्कोलिथिक कल्चर का एक पार्ट है। इनफैक्ट चैल्कोलिथिक कल्चर में जो ब्रॉन्ज एज आया था उसका जो इसको एक पार्ट माना जाता है। चैल्कोलिथिक एज के बाद में फिर आपकी आयरन एज आ गई और आयरन का जो जिक्र है वो आपको फ्रीक्वेंटली वेदों में देखने के लिए मिलता है। तो आपका जो मेटल फेज है आपका जो पूरा का पूरा आपकी मेटल एज है इसमें सबसे पहले क्या है, चैल्कोलिथिक, ठीक है जी। मेटल एज में चैल्कोलिथिक फेज सबसे पहले आपको देखने को मिलता है और उसके बाद में आपको आयरन एज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब ये जो चैल्कोलिथिक फेज है इसमें दो चीजें आती हैं, एक है आपका कॉपर और दूसरा है आपका स्टोन। कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू हो गया है और इसकी मदद से आपने टूल्स बनाना शुरू कर दिए, मगर पत्थर के टूल्स को आपने गिव अप नहीं किया। कॉपर में फिर आपने फर्दर मॉडिफिकेशन कर आपको ब्रॉन्ज के बारे में पता चल गया और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल फिर जो है बड़ी मात्रा में होने लगा। तो चैल्कोलिथिक फेज में वो हिस्सा जिसमें ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होने लगा, कई बार लोग जहां पे कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होने लगा उसको कॉपर एज बोल देते हैं और जहां पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होने लगा उसको ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं और इसके बाद में फिर आपका आयरन एज आ गया। अब ये जो कॉपर और ब्रॉन्ज है इनके मेटल्स वगैरह जब इन मेटल्स वगैरह की मदद से आपने टूल्स बनाना शुरू किए तो दो चीजें हुई यहां पे। सबसे पहले आपको मेटल की स्मेल्टिंग सीखना पड़ी और मेटल की स्मेल्टिंग की मदद से उसको आप पिघलाकर जो अलग अलग आपका मेटल ओर की स्मेल्टिंग सीखना पड़ी और मेटल ओर की स्मेल्टिंग वगैरह करके पिघलाकर फिर आप जो भी उससे बनाना चाहते हो वो सारी चीजें आपको उसका जो भी क्राफ्टिंग वगैरह वो आ गई। अब मेटल ओर वगैरह ढूंढने के लिए फिर आप एक पर्टिकुलर जगह पे जितनी मेटल ओर है आपने इस्तेमाल कर लिया, आपको और की जरूरत है तो और ढूंढने के लिए फिर लोगों ने लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करना शुरू कर दिया। यहां से भी जो अलग अलग जगह के कल्चर्स हैं उनके बीच में इंटरकम्युनिकेशन डेवलप हो गया। अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर लोग रहते थे और इस तरीके से खास तरीके के आपके मेटल के कॉपर के बने हुए या ब्रॉन्ज के बने हुए या फिर ये जो आप अलग अलग टूल्स या मेटल या टूल्स या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरीके के जो आपके एक जगह पे लोग सेटल हो जाते थे, इस तरीके की एक जैसी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, इनको बोला जाता था कल्चर्स एंड या फिर कई बार इनको चैल्कोलिथिक कल्चर्स बोला जाता था। और एक बड़ी कॉमन चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि ये जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं ये जनरली आपका रिवर वैलीज वगैरह के किनारे पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं चैल्कोलिथिक कल्चर्स में फिर एक पर्टिकुलर कल्चर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हड़प्पन कल्चर। और ये जो हड़प्पन कल्चर है वो कब डेवलप हुआ था, ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड में, या फिर यूं बोल सकता हूं कि चैल्कोलिथिक कल्चर का वो फेज जब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था उस वक्त में जो कल्चर डेवलप हुआ था उसको हम लोग कई बार हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। चैल्कोलिथिक एज के बाद में आयरन एज आया और आयरन एज के बाद में फिर आ गए वेद। तो ये जो है अभी अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की कहानी है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर के पहले की। अब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर के बारे में बातचीत करेंगे। एक बार जल्दी से मगर दौड़ के इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं पे कुछ छूट गया हो। अपनी जो राम कथा है उसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई, भाई लोग अफ्रीका से आ गए इंडिया में, इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इनका जो इतिहास है 4 फेजेस में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज और उसके बाद में आता है मेटल एज। अब पैलियोलिथिक की हम लोगों ने बातचीत कर ली, इसके बाद में मीजोलिथिक की बातचीत कर ली, नियोलिथिक की बातचीत कर ली, फिर मेटल एज की बातचीत कर ली। मेटल एज में अपने को पता चला कि भाई ये भी कई सारे पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। चैल्कोलिथिक बोल लीजिए या फिर कॉपर एज बोल लीजिए, उसके बाद में आपका ब्रॉन्ज एज आ गया, फिर आपकी आयरन एज आ गई। अब इसमें जो अलग अलग आपके जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स डेवलप हुए हैं जनरली नदी के किनारे डेवलप हुए, रिवर वैलीज में डेवलप हुए और इसी में से एक कल्चर है आपका हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके बारे में भी बात करेंगे। ये चैल्कोलिथिक कल्चर का पार्ट है या चैल्कोलिथिक फेज का पार्ट है और ब्रॉन्ज एज में इसको गिना जाता है। जब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हो रहा था तब ये कल्चर डेवलप हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके बारे में बातचीत अब हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ सके तो इसकी मदद से फिर हमारा जो बीड्स बोन्स एंड ब्रिक्स का चैप्टर है उसके सारे कंसेप्ट फिर हमको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। इसके पहले तक की बातचीत करना इसलिए ज़रूरी थी ताकि आपको समझ में आए कि हड़प्पा के पहले क्या था और इंसानों की फिर जो कहानी है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी मदद से होता है क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंसेप्ट वगैरह ज़्यादा अच्छे से अपने को याद रह जाते हैं क्योंकि वो कहानी की फिर जो है आपको एक एक जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में रहता है, ध्यान रहता है कि कहानी का कौन सा पहलू कब आने वाला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका वो जो हमको पढ़नी है वो आपका 2600 बिफोर कॉमन एरा से या फिर बिफोर क्राइस्ट से 1500 बिफोर क्राइस्ट या फिर
कॉमन एरा के बीच में आपको देखने के लिए मिलती है। कई बार इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर फेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो 2600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 1500 बिफोर कॉमन एरा तक के बीच में, या फिर 2600 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में आपको देखने के लिए मिला था। अब ये पर्टिकुलर फेज यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर कुछ था। वो इलाका जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे इस 2600 बीसी के पहले 2700 बीसी में भी कुछ था, 2650 बीसी में भी कुछ था, और 1500 बीसी के बाद में भी इस इलाके में 1500 आपका 1400 में या 1450 में या 1300 बीसी में भी कुछ ना कुछ था। अब वो क्या था वो बात की बात है, मगर इतना याद रखिएगा जब भी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर फेज के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अब कई लोग इसमें 200-300 साल ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट मोर और लेस ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डेट्स हैं, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो कई लोग यहाँ पे यह है हड़प्पन सिविलाइजेशन कई बार 2600 से 1900 कर देते हैं, कई बार 2500 या 2400 से 1900 कर देते हैं, मगर ये क्योंकि काफी लोग जो हैं इस पर्टिकुलर डेट्स को लेकर चलते हैं, इसलिए अपन भी इस पर्टिकुलर डेट को लेकर चलेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1500 बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट के बीच में आपको देखने को मिलता है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईवीसी लिखेंगे। बार बार इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखना थोड़ा लंबा पड़ता है, तो उसकी जगह पे हम लोग इसको आईवीसी यूज किया करेंगे। तो जब भी जहां पे आईवीसी का इस्तेमाल हो समझ जाइएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बातचीत हो रही है, और दोनों शब्द जो है वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? देखिए, बात यह है, आज की तारीख में कुछ समय के लिए पाकिस्तान का जो इलाका है जिसको इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले वेस्ट पंजाब बोला जाता था, वहां पर एक जगह पड़ती है हड़प्पा, और जो सिंध का इलाका है वो भी पाकिस्तान में ही आज की तारीख में, वहां पर एक जगह पड़ती है मोहनजोदाड़ो, वहां पर खुदाई की गई। ठीक है जी, वहां पर जब खुदाई की गई तो फिर आपको कुछ अवशेष वगैरह मिले। इन अवशेषों को जब पढ़ा गया, जब इन अवशेषों के बारे में पता किया गया, तब अल्टीमेटली इन सब की मदद से पता चला कि भाई ये एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं, और उस सभ्यता को फिर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। तो याद रखिएगा इस बात को। हाल फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के इलाके में जो हमारा पंजाब का इलाका चला गया, जिसको आज़ादी के पहले वेस्ट पंजाब बोलते थे, सिंध का इलाका जो चला गया है जिसको सिंधी बोला जाता था, तो सिंध के इलाके में मोहनजोदाड़ो एक पर्टिकुलर जगह पे, और आपका पंजाब में या वेस्ट पंजाब के इलाके में हड़प्पा करके एक जगह पड़ती है, वहां पर खुदाई की गई। तो उन खुदाइयों की मदद से अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पुराने अवशेषों के अर्लीस्ट जो है अवशेषों के बारे में पता चला। अब इन दोनों जगहों पर जो भी चीजें अपने को मिली उनको जो फर्दर स्टडी किया गया, और उसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली जो है दुनिया को एक नई सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। क्योंकि हड़प्पा में खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसलिए उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। बाद में जब और अलग अलग जगहों पर खुदाई की गई तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बहुत दूर दूर तक जो है इसी पर्टिकुलर सभ्यता के जो है अलग अलग शहर आपको देखने को मिले। तो फिर बाद में इसका नाम चेंज कर आपने उसका जो नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया। मगर तब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो आज की तारीख में आप चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, दोनों नाम जो है इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही बात है। हुआ यह कि वेस्ट पंजाब का जो इलाका है वहां पर एक जगह पड़ती है हड़प्पा, और सिंध का जो इलाका है वहां पर एक जगह पड़ती है मोहनजोदाड़ो। खुदाई वगैरह की गई और वहां पर आपको एक नई सभ्यता के बारे में पता चला, क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था जिसको खुदाई की गई थी और एक्सकवेट किया गया था, उसके नाम पर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम रख दिया। बाद में इस जगह से बहुत दूर दूर तक इस पर्टिकुलर सभ्यता के या सिविलाइजेशन के शहर आपको मिले, तो लास्ट में आपने इसका नाम चेंज कर इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये वो क्षेत्र जिसमें प्राइमरीली आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलती है वो ये क्षेत्र है जो ब्राउन कलर से आपका यहाँ पे पेंटेड है। ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह प्राइमरीली देखने को मिलती है। ठीक है जी, देख लीजिए इसे, देख लें इसे अच्छे से। ये आपका जो पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, जो पूरा ऊपर से सिंधु नदी आ रही है, फिर झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रवि हो गई, ब्यास हो गई, सुतलज हो गई। ठीक है जी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं इन सब के किनारे, इनके आसपास में जो आपके पूरे ये इस सिविलाइजेशन के अलग अलग शहर वगैरह बसे थे, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इलाका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा के बीच में आबाद था। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शहर आपको देखने को मिले हैं, सिंध की बात की जाए तो एक तो कोट दिजी हो गया और एक मोहनजोदाड़ो हो गया। ठीक है जी,
मोहनजोदाड़ो तो खैर बहुत ज्यादा फेमस है, इसको अलग से ही पढ़ा जाता है, मगर मोहनजोदाड़ो के अलावा अगर आप अलग से बात करेंगे तो कोट दीजी जो है वो एक शहर सिंध के इलाके में आपको जो है इसका मिल गया। राजस्थान में जो हमारा आज का राजस्थान का इलाका है वहां पर कालीबंगन नाम की एक जगह जो है वहां पे भी आपको जो है इसकी साइट देखने को मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हमारा जो पंजाब का इलाका है यहाँ पर एक रोपड़ करके जगह आपको देखने को मिली है, हरियाणा में बनवाली करके एक जगह देखने को मिली है, और गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं इसकी, लोथल, सुरकोताड़ा एंड धोलवीरा, ये 3 जगहें जो है आपको देखने के लिए मिली हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक है जी। सिंध में कोट दीजी एंड मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो वर्ल्ड फेमस है, इसलिए कोट दीजी कई लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार, इसलिए इसको हाईलाइट करके यहाँ पे बताना जरूरी था। तो सिंध के इलाके में कोट दीजी, राजस्थान के इलाके में कालीबंगन, पंजाब के इलाके में रोपड़, हरियाणा के इलाके में बनवाली और गुजरात के इलाके में लोथल, सुरकोताड़ा और धोलवीरा। अब यहाँ पर ये तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट शहर हो गए, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। जितने भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके सारे शहर आपको देखने को मिले हैं, इसमें मोहनजोदाड़ो का जो शहर है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो जो है जितनी भी आपकी साइट्स मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि एरिया के हिसाब से तो दूसरी जगहें भी बड़ी हैं, मैं बोल रहा हूं बिल्डिंग जितना पूरे इलाके में आपको देखने को मिली है उस हिसाब से अगर देखा जाए बिल्डिंग वगैरह कहां तक फैली हुई है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोहनजोदाड़ो का जो क्षेत्र है या मोहनजोदाड़ो जो शहर है वो सारी इंडस सिटीज में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। सबसे पुराना शहर कौन सा है? हरियाणा, सबसे पुरानी साइट जो अभी तक मिली है वो है हरियाणा का ब्रिहन्ना का इलाका। हरियाणा में बिरहाना नाम की एक जगह पड़ती है, वो सबसे ओल्डेस्ट साइट है। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? बाय एरिया बात कर रहा हूं, बाय एरिया अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ी साइट जो है वो आपकी राखीगढ़ी है, ये भी हरियाणा में पड़ती है। इसके बाद सबसे ज्यादा साउथर्न मोस्ट साइट की बात करोगे तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद का एक इलाका पड़ता है, वहां पे। ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करोगे तो मेरठ में आलमगीरपुर है। नॉर्दर्न मोस्ट की बात करोगे तो जम्मू में एक मंडा करके जगह पड़ती है, और वेस्टर्न मोस्ट की बात करोगे तो सुरतागान दौर बलूचिस्तान में, इसको कई बार शोरतुगाई भी बोला जाता है। ये जो इलाका है आपका ये आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो शहर है, जितने भी आपके शहर आपको हड़प्पा के देखने के लिए मिले इसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो का। सबसे पुराना शहर या सबसे ओल्डेस्ट साइट जो मिली है वो है ब्रिहाना नाम की एक जगह पड़ती है हरियाणा की, वहां पर। सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी मिली है? राखीगढ़ी में। बाय एरिया अगर आप बात करोगे कितने इलाके में फैली हुई तो लार्जेस्ट साइट आपकी राखीगढ़ी में। सबसे साउथर्न मोस्ट इलाके की बात करोगे नीचे, यानी कि अगर आप नीचे की तरफ उतरते चले जाओ तो सबसे नीचे महाराष्ट्र में दाइमाबाद नाम की जगह पड़ी है, वहां पर आपको सबसे इसकी सदर्न मोस्ट साइट देखने को मिलती है। अगर आप ईस्टर्न मोस्ट की बात करोगे तो आलमगीरपुर करके एक जगह पड़ती है मेरठ में, वहां पे। नॉर्दर्न मोस्ट की बात करोगे तो मंडा जम्मू, एंड वेस्टर्न मोस्ट की बात करोगे तो सुतकागान दौर बलूचिस्तान। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके ओरिजिन एंड इसके इवोल्यूशन पे कि हड़प्पन जो आपका पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्गम कैसे हुआ, किस तरीके से ये आगे बढ़ी, किस तरीके से इसमें और ज्यादा विकास और बाकी सारी चीजें, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रिवील ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर। देयर आर 4 phases ऑफ द इवोल्यूशन: प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। मतलब ये कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना भी इन इलाकों को स्टडी किया है, इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टडी किया है, उस सबसे एक बात पता चली है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं डेवलप हुई थी। धीरे धीरे जो है ये सिविलाइजेशन डेवलप होकर अपने उरूज पर या अपने मैक्सिमम पर गई, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर डिक्लाइन की तरफ में निकल गई। तो बेसिकली इसके पूरे इवोल्यूशन के 4 phases हैं, या 4 phases में इसके पूरे इवोल्यूशन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका प्री हड़प्पन, उसके बाद में अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन और उसके बाद में लेट हड़प्पन। 4 phases में या 4 कैटेगरीज में जो है इसको डिवाइड किया गया है। पहले प्री हड़प्पन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले वहां पर कुछ था, उसके बाद में अर्ली हड़प्पन यानी कि शुरुआती वक्त कैसा था, फिर आया आपका मैच्योर हड़प्पन जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पूरा जो फेज है जिसके हम लोग बातचीत कर रहे हैं मैच्योर हड़प्पन का फेज है। 2600 से लेके 1900 बिफोर कॉमन एरा कई बार इस्तेमाल होता है, कई बार 2600 से लेके 1500 भी होता है, 1900 का इस्तेमाल भी ज्यादा भी होता है, 1500 भी होता है। खैर, तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है ये मैच्योर हड़प्पन फेज है, और उसके बाद में लेट हड़प्पन फेज। चलें अब एक एक करके हम लोग ये जो पूरे के पूरे इलाके हैं इसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, देखते हैं सर।
तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में अब हम लोग बातचीत करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से अलग अलग फेजेस से होके गुजरी है। तो सबसे पहले जो फेज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्री हड़प्पन। इसका मतलब वो इलाका जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, ऐसा नहीं था कि यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप होने के पहले लोग नहीं रहा करते थे, इसके पहले भी लोग रहा करते थे, मगर उनके रहन सहन का तरीका या फिर उनका कल्चर हड़प्पा वालों के कल्चर और रहन सहन से ऑल टुगेदर अलग था। इसलिए उस पर्टिकुलर कल्चर को, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं हड़प्पन कल्चर से, कल्चर के नाम से या हड़प्पन कल्चर के रूप में, उससे डिफरेंशिएट करने या सेग्रीगेट करने के लिए उसके पहले यहाँ पे जो या फिर इस इलाके में जहाँ हड़प्पन कल्चर पनपा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम लोगों ने या उनके कल्चर को हम लोगों ने एक अलग नाम दे रखा है और उसको बोलते हैं प्री हड़प्पन कल्चर। अब जब ये फेज चल रहा था तो उस पर्टिकुलर वक्त में जो नोमैडिक लोग हुआ करते थे उन्होंने इन इलाकों में सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ शुरू करी थी। मतलब ये कि इसके पहले यहाँ पे लोग खाना बदोशी की जिंदगी जिया करते थे, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह कुछ कुछ वक्त में वो मूव किया करते थे। जैसे बंजारे होते हैं या फिर एक से दूसरी जगह मूव करने वाले आपके कबीले होते हैं, लगभग उस तरीके की जिंदगी ये लोग जिया करते थे, किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं रहा करते थे। मगर प्री हड़प्पन फेज में ये चीज बदल गई, इन लोगों को खेती वगैरह करना जो है अच्छे से आ गया, या फिर उनको समझ में आ गया कि ये जो जगह है यहाँ पर खेती अच्छे से हो सकती है। तो लोग, ये जो नोमैडिक लोग हुआ करते थे, ये जो आपका एक से दूसरी जगह भटकने वाले लोग हुआ करते थे, ये जो बंजारों जैसी जिंदगी जीने वाले लोग हुआ करते थे, इन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ शुरू करी थी आपका प्री हड़प्पन फेज में। मतलब ये एक जगह पे सेटल डाउन हो गए, वहां पे अपनी जमीन जोतने लगे और उससे फिर अनाज उगाने लगे, और उसकी मदद से ये एक जगह पर्टिकुलर, जो आप कहते हैं कि एक सेटल हो गए ऑफ लाइफ में, एक पर्टिकुलर जगह से अब दूसरी जगह जाना नहीं है, उस तरीके की जिंदगी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी हमको जो ये जो पर्टिकुलर प्री हड़प्पन फेज है, इसके हमको कुछ आपका इसके पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं कि एक कॉलोनी या फिर इसका एक पर्टिकुलर साइट की अगर बात की जाए एग्जांपल के लिए, तो बलोचिस्तान करके जो जगह है, जो हाल फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में है, वहां पर एक जगह पड़ती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है बलोचिस्तान में, यहां पर हमको एक साइट मिली है जिससे हमको ये प्री हड़प्पन फेज में जिंदगी किस तरीके से चलती थी पता चलता है। एक प्री हड़प्पन फेज जो है या प्री हड़प्पन कल्चर जो था, उसकी एक पर्टिकुलर साइट या उसका एक सेटलमेंट बलोचिस्तान के मेहरगढ़ में देखने को मिला है, और उससे हमको ये बात समझ में आई है कि यहाँ पे किस तरीके से आपका सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ की तरफ लोग बढ़े। प्री के बाद में आपका अर्ली हड़प्पन आया। अर्ली हड़प्पन फेज आते आते लोगों ने अपनी, प्री में क्या हो रहा था कि लोगों ने जैसे तैसे सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ शुरू करी थी, मगर प्री से आपका अर्ली हड़प्पन का फेज आते आते लोग बड़े बड़े गांव में रहने लगे थे। अभी तक इतना डेवलपमेंट आ गया था कि लोग जो है ना सिर्फ सेटल हो गए थे, उन्होंने अपने गांव बसा लिए थे और काफी बड़े बड़े गांव बसा लिए थे, काफी बड़े विलेजेस में वो लोग रहने लगे थे। अब ये जो गांव है, यहां से फिर धीरे 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 ग्रेजुअली जो है आपका टाउन्स वगैरह की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। ये जो लार्ज विलेजेस वगैरह हैं, यही डेवलप होके बाद में फिर आपके टाउन्स वगैरह में कन्वर्ट हुए, और ये टाउन्स फिर और ज्यादा आगे बढ़ते हुए आपकी मेगा सिटीज बनकर तैयार हो गई उस जमाने की, जैसे आपकी मोहनजोदारो वगैरह थी या हड़प्पा थी, इस तरीके की मेगा सिटीज वगैरह में कन्वर्ट हो गए। तो अर्ली हड़प्पन फेज में आपको क्या देखने को मिलता है, लोग बड़े बड़े गांव में रहने लगे थे, धीरे धीरे आपके टाउन्स वगैरह जो हैं, आपके जो विलेजेस वगैरह हैं, वो ग्रेजुअली टाउन्स में ग्रो कर रहे थे, और रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ में एक ट्रांजिशन जो है आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने के लिए मिलता है। अब आपको यहां पे समझ में आता है कि जो ग्रामीण जिंदगी आदमी जी रहा था इस वक्त तक, वहां से अब शहरी जिंदगी की तरफ में जो है थोड़ा सा उसके कदम बढ़ते हैं, एंड रूरल टू अर्बन की तरफ में जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें इस तरीके की, जो अर्ली हड़प्पन साइट्स की बात कर लें, तो सिंध करके जो जगह है, जो हाल फिलहाल कुछ वक्त पाकिस्तान में है फिलहाल, वहां पर एक जगह पड़ती है कोट दिजी। कोट दिजी में आपको एक साइट मिली है अर्ली हड़प्पन की। वहां से पे अपने को समझ में आता है कि किस तरीके से ग्रेजुअली आपके बड़े बड़े जो गाँव थे वो आपका रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और टाउन्स बनने की तरफ में जो है अग्रसर थे। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। फिर आता है आपका मैच्योर हड़प्पन फेज, जिसको हम लोग जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। जब हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हमारा मतलब होता है मैच्योर हड़प्पन फेज से। तो ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, इसमें अब आपको ग्रेट सिटीज देखने को मिलती हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज या सिंपली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग कहते हैं, तो हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज की बात कर रहे होते हैं। इसमें क्या हुआ, ग्रेट सिटीज इमर्ज, बड़े बड़े जो शहर हैं वो विकसित हुए। जो बड़े बड़े गांव इसके पहले देखने को मिल रहे थे, जो टाउन्स में कन्वर्ट हो रहे थे या हो गए थे, वहां से फिर एक बड़े शहर की तरफ में जो है आपको विकास यहां पे होता हुआ समझ में आता है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है कालीबंगन। कालीबंगन में जब हम लोगों ने एक्सकवेशन किए,
तो वहां पे हमको पता चला कि भैया अभी तक ये जो फेज है मैच्योर हड़प्पन फेज, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था वहां पे बकायदा आपका टाउन प्लानिंग जो है बड़े लेवल पर की जा रही थी और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपको अर्बन फीचर्स वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि 4 लोग एक जगह आके बस गए तो छोटा सा गांव बन गया, गांव से बड़ा गांव बन गया, बड़े गांव से आपका शहर बन गया और शहर से फिर जो है बहुत बड़ा शहर बन गया। ऐसा नहीं हुआ। आपका जो ये मैच्योर हड़प्पन फेज आते आते इन लोगों को ये समझ में आ गया कि पूरे के पूरे शहर जड़ से कैसे बसाए जाते हैं। पहले आपने प्लानिंग कर एक जगह डिसाइड कर ली कि यहाँ शहर बनाएंगे, और अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे लोग रह रहे हैं कुछ इस तरीके की बात है। आपने बस सोच लिया कि फलानी फलानी जगह यहाँ पे शहर बचाएंगे। अब बकायदा आपने टाउन प्लानिंग करी और टाउन प्लानिंग करने के बाद में जो है फिर उसके बाद वहां पे एकदम जीरो से आपने शुरू करके शहर बनाना शुरू किया और अल्टीमेटली आपने उस शहर को डेवलप किया। तो कालीबंगन में एक्सकवेशंस वगैरह में इस तरीके की जो टाउन प्लानिंग आपका इलाबोरेट लेवल पर हो रही है वो दिखती है। और इसके अलावा यहाँ पर शहरी फीचर्स, अर्बन फीचर्स जो है बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन में ड्रेनेज, रोड्स, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फेज जो है आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है आपका लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन में अब ये जो पूरा का पूरा मैच्योर हड़प्पन फेज में आपका एक पूरा का पूरा कल्चर डेवलप हुआ था, एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू करती है। और लोथल करके एक जगह है गुजरात में, वहां पे एक्सकवेशंस हम लोगों ने किए हैं, वहां से बात निकल कर आ रही है। इसके अलावा लोथल के इसके अलावा यह है कि लोथल में आपको एक पोर्ट भी देखने को मिला है, एक बंदरगाह भी देखने को मिला है, जिससे ये भी इंडिकेशन है कि लोगों का दूसरी जगहों पर रहने वाले लोगों के साथ में व्यापार भी हुआ करता था या कॉन्टैक्ट थे समुद्री रास्ते वगैरह के थ्रू। इसके और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन और खास तौर पर मेसोपोटामिया, जो आज की तारीख में इराक का हिस्सा है, प्रेजेंट डे इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बड़ा हिस्सा पड़ता है, उनके साथ में जो व्यापार हुआ करता था, उस व्यापार को करने के लिए लोथल का जो पोर्ट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था। इसके अलावा दूसरी भी जगहों से शायद ये लोग व्यापार किया करते रहे होंगे, मगर लोथल में जो पोर्ट मिला है उससे क्लियर हो जाता है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल बकायदा जो है आपका व्यापार वगैरह के लिए मेसोपोटामिया के साथ में किया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है होती थी। अब डेटिंग की बात की जाए तो 3300 से लेकर 1300 बिफोर कॉमन एरा ओवरऑल, यानी कि लगभग 3300 से 2300, 2300 से आपका 1300, लगभग 2000 साल के बीच में आपको ये सारे के सारे फेज जो हैं देखने के लिए मिले हैं। जितने भी आपके प्री, अर्ली, मैच्योर और उसके बाद लेट, जितने भी ये फेजेस वगैरह गए लगभग इतने इतने पीरियड में आपको देखने के लिए मिले हैं। मैच्योर फेज 2600 से 1500 के बीच में है, कई लोग इसको 2600 से 1900 भी मानते हैं। तो जो भी डेट आपको ठीक लगे ये आप लेकर चल सकते हैं। जनरली 1900 बिफोर कॉमन एरा वाली डेट भी काफी ज्यादा प्रचलित है, कई लोग आपका 1500 बिफोर कॉमन एरा भी लेकर चलते हैं। अब मतभेद है आर्कियोलॉजिस्ट में इस बात को लेकर, बट ठीक है, ये दोनों डेट्स वगैरह जो है मानी जाती हैं। इसके अलावा जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, आपका पूरा ये जो हम लोग बोलते हैं कि इतने से लेकर इतनी तारीख के बीच में ये पूरी चीज रही होगी, इतने 1000 साल पुरानी बात है, ये वो लिखा तो है नहीं कि भाई ऐसा इतने 1000 साल पुरानी बात है वगैरह वगैरह। तो पॉइंट ये है कि जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है ये डेटिंग वगैरह करने के लिए, वो मेथड है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से हम लोग पता करते हैं कि कितना वक्त पहले ये सिविलाइजेशन वगैरह हुई थी। अब हम लोग बातचीत करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स वगैरह के बारे में। जो मैच्योर फेज आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का गया है उसमें जो आपके कुछ सेलिएंट फीचर्स थे, थोड़ा उनको डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सेलिएंट फीचर्स थे, सबसे पहले तो टाउन प्लानिंग, फिर आपकी इकोनॉमिक लाइफ, फिर सोशल लाइफ, फिर आर्ट्स और फिर रिलीजन। एक एक कर अब इनके बारे में थोड़ी बातचीत करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो यह है कि यहां पर आपको भैया बकायदा टाउन प्लानिंग जो है डिस्टिंग्विश रूप से देखने को मिलती है। वन ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन कल्चर की जो सबसे खास बात है वो क्या है कि यहां पे बकायदा आपका जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा यूनिक था और ग्रिड सिस्टम के बेसिस पर जो है टाउन प्लानिंग होती थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर आपकी कोई एक मेन रोड जा रही है और इसके साथ में अब आपके इधर उधर जो है मकान वगैरह बने हुए हैं, लेट से यहां पे और यहां पे, अब इन मकानों के बीच से जो रोड जा रही है वो इस मेन रोड को 90 डिग्री के एंगल पर कट करेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से अब होगा ये कि लेट से एक रोड यहां पे 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, एक रोड यहां पे 90 के एंगल पे कट कर रही है, एक रोड यहां पे 90 के एंगल पे कट कर रही है। अब ये दो रोड्स के बीच में जो जगह है वो, और ये दो रोड्स के बीच में जो जगह है वो डिवाइड हो जाएगी। तो पूरा शहर जो है इस तरीके से कई सारे ब्लॉक्स में आपका डिवाइड हो जाता था ग्रिड सिस्टम की मदद से। याद रखना है इस बात को कि स्ट्रीट्स और लेन्स जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी और शहर को
कई सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता था, या ये शहर जो है कई सारे आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि हड़प्पन कल्चर जो है अपना जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम है, जो ग्रिड सिस्टम की लाइंस पर पूरा का पूरा हुआ था, उसके चलते बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश है। चले, ये जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये अब आपकी मेन रोड जा रही है, इस मेन रोड के साथ में जो है ये आपके कुछ दूसरी आपकी जो रोड्स वगैरह हैं उनको कनेक्ट किया गया है। अब ये जो मेन रोड है और ये जो दूसरी रोड है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये शहर को कई सारे आपके ब्लॉक्स वगैरह में डिवाइड कर रहा है, कई सारे आपके ब्लॉक्स वगैरह में जो है इसको कई सारे आपके ब्लॉक्स वगैरह में इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर है। ये देखिए एक और फोटोग्राफ। अब ये वो फोटोग्राफ है जो आपको हड़प्पा में देखने के लिए या मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिले हैं। देखिए ये आपका मेन स्ट्रीट जा रही है और इस मेन स्ट्रीट के साथ में ये जो आपकी दूसरी स्ट्रीट्स वगैरह हैं वो कनेक्टेड हैं और ग्रिड सिस्टम पर जो है पूरी 90 डिग्री के एंगल पर जो है पूरी आपकी व्यवस्था वगैरह बनाई गई है। ये जो आपकी रोड्स एक दूसरे को 90 के एंगल पर काट रही हैं और शहर को कई सारे आपके ब्लॉक्स एंड सब ब्लॉक्स में इसने डिवाइड कर रखा है। चले ये और फोटोग्राफ देखते हैं, ये वाला देख लीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। और इसके अलावा जो दूसरे फीचर्स वगैरह वो देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन ईच हैड इट्स ओन सीटाडेल बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म ऑफ मड ब्रिक्स। अब हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन तीन ऐसी साइट्स आपको देखने को मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जहां पर हर एक जो शहर है उसका अपना खुद का एक सीटाडेल था। सीटाडेल का मतलब क्या है? शहर का एक छोटा इलाका जिसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं, जो ज्यादा हाइट के ऊपर बसी हुई हैं। तो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, कालीबंगन हो, ये तीनों शहरों में जो है आपको इनके अपने खुद के सीटाडेल देखने के लिए मिलते हैं, जिनको मड ब्रिक्स के हाई प्लेटफॉर्म्स वगैरह के ऊपर बसाया गया है। सीटाडेल जो है, बिलो सीटाडेल इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस, दे वर इनहैबिटेड बाय कॉमन पीपल। अब जैसे मोहनजोदारो में हम लोग अभी आगे देखेंगे बीड्स बोन ब्रिक्स के लेक्चर में, तो आपको पता चलेगा कि शहर जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक आपका सीटाडेल और दूसरा आपका लोअर टाउन। तो सीटाडेल जो है थोड़ा हाइट के ऊपर बसाया गया था, मड ब्रिक्स वगैरह का प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती थी। और यहाँ पे ये जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन में आपके जो कॉमन लोग थे वो रहा करते थे, उनके घर वगैरह आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। सारे के सारे मकान जो है वो आपके ब्रिक्स वगैरह से बने हुए हैं। ठीक है जी। लार्ज स्केल लेवल पर आपको बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल लगभग हर तरीके के कंस्ट्रक्शन में देखने के लिए मिलता है और स्टोन बिल्डिंग्स वगैरह जो है यहां पर जनरली एब्सेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, याद रखिएगा। बड़ी मात्रा में ईंटों का इस्तेमाल कर ये लोग अपने मकान बनाया करते थे एंड स्टोन या फिर पत्थर का इस्तेमाल आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका टाउन प्लानिंग वगैरह का हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जैसे अब ये जैसे अब यहां पर आपको सीटाडेल समझाने के लिए मैंने फोटोग्राफ लगाई है। ये ग्वालियर का किला है। अब ग्वालियर का जो ये किला है ये थोड़ा हाइट के ऊपर बसा हुआ है और जो आपका मेन शहर है वो नीचे की तरफ में बसा हुआ है। लगभग इसी तरीके की कहानी जो है आपको हड़प्पा, मोहनजोदारो और बाकी सारे शहरों में देखने के लिए मिलती थी। अब इतना हाइट पर तो नहीं, मगर आपके जो ये शहर वगैरह हुआ करते थे उसका जो सीटाडेल का पोर्शन था वो ठीक ठाक हाइट के ऊपर बसा हुआ था। देखिए अब ये जो हिस्सा है सीटाडेल वगैरह का वो ठीक ठाक आपको हाइट के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और जो लोअर टाउन के घर हैं वो जनरली इस तरीके से मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं बनाए जाते थे या फिर इतनी हाइट पे नहीं बनाए जाते थे। ये आपको इस तरीके से देखने के लिए यहां पे मिल रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो रिमार्केबल फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो डिस्टिंग्विश करता था या जो डिस्टिंक्ट बनाता था वो ये था कि यहां पर आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज की व्यवस्था देखने के लिए मिलती थी। आपके जितने भी घर वगैरह थे उन सबको अंडरग्राउंड ड्रेनेज की मदद से कनेक्ट किया गया था और ये सारे के सारे फिर जो घर थे ये आपस में जो है आपका मेन ड्रेनेज के साथ में कनेक्टेड थे एंड इन सबके और सारे के सारे ड्रेनेज वगैरह के ऊपर स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स वगैरह रखकर जो है ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज वगैरह को बंद किया गया था ताकि स्मेल और इस तरीके की फाउल स्मेल या इस तरीके की चीजें जो हैं आने जाने वालों को उसका सामना ना करना पड़े। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ में। अब ये जो है पूरा का पूरा आपका एक ड्रेन है जिसकी मदद से आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट वाटर्स वगैरह हैं, इनको आपका मेन ड्रेन में गिरा दिया जाता था। ये एक आपका पिट है जो लेट से कोई घर वगैरह रहा होगा उसका एक मेन ड्रेन है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें जाता होगा और यहाँ से फिर आपका ये जो मेन ड्रेन की लाइनेज जा रही है इसमें जाके गिर जाता था और आगे फ्लो करके चला जाया करता था। इस और फोटोग्राफ देखिए इसकी। ये एक ड्रेन है पूरा और ये आपका मेन ड्रेन है। ये घर से कहीं से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आ रहा होगा और ये आपकी मेन ड्रेन में फिर जाके मिल जाता होगा। ये इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर ईंटें वगैरह रखी गई हैं। चले आगे देखते हैं।
और हम कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की बात करें तो मोहनजोदाड़ो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक हमको मिली है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट में से एक जो पब्लिक स्पेस हमको देखने को मिला है, उसको हमने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया है, वो है ग्रेट बाथ। हालांकि इसको हड़प्पा वाले क्या कहते थे वो हमको नहीं पता, मगर ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। एक बड़ा सा ऐसा पूल है जिसमें उतरने की दो तरफ से आपको सीढ़ियां मिलती हैं, चारों तरफ इसके आपको कॉरिडोर देखने के लिए मिलता है, और इसके 3 हिस्सों में या 3 सरों में हमको 3 बड़े बड़े कमरे देखने को मिले। इनमें से एक कमरे में एक कुआं मिला है जिसमें से फिर पानी वगैरह लाके शायद इसमें भरा जाता था, प्लस एक पूरी ड्रेनेज की व्यवस्था वगैरह मिली है जिसके तहत इसमें भरे हुए पानी को बाहर निकाला जाता था और मेन ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया जाता था। अब इस तरीके की बिल्डिंग फिर पूरे मोहनजोदाड़ो में हमको दूसरी देखने के लिए नहीं मिली। इस तरीके का जो यूनिक आपका जो इस तरीके का आप स्विमिंग पूल कह लें या जो भी कहना चाहें, इसे इस तरीके का जो है आपको टैंक देखने के लिए नहीं मिला। तो इसको जो है आपके हिस्टोरियंस ने नाम दिया है ग्रेट बाथ, और इनका ऐसा मानना है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी रिचुअल बाथ के लिए किया जाता था। पूरा का पूरा जो ये बाथ है, ये आपका ये पूरा का पूरा जो टैंक है ये बर्न ब्रिक्स की मदद से बनाया गया, यानी कि ऐसी ईंटें जिनको आग में पकाकर आग में अच्छे से पकाकर मजबूत किया गया था, ऐसी ईंटों की मदद से जो इसको बनाया गया था। दो तरफ से जो है इसमें उतरने के लिए आपकी सीढ़ियां वगैरह हैं, और पानी इसके पास में एक बड़ा सा एक कमरा है जिसमें एक बड़ा सा आपका एक कह सकते हैं कि कुआं था, उसमें से जो है पानी वगैरह लाकर इसमें भरा जाता था। एंड इसके बारे में यही मानना है कि रिचुअल बाथिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता था। देख लें इसकी फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ्स देख लें इसकी। ये देखिए इसका जो पूरा आपका जो फ्लोर वगैरह है एकदम बर्न ब्रिक्स वगैरह की मदद से जो है बनाकर तैयार किया गया है। अब हालांकि ये एक जो तस्वीर है पैरेलल मैंने बताने के लिए ली है, ये शायद किसी पर्टिकुलर मूवी जो आपका मोहनजोदाड़ो वगैरह के ऊपर फोकस करते हुए बनाई गई थी, उसमें से फोटोग्राफ उठाई गई है। अब लोगों को पक्का नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया था। इस मूवी में इसको कुछ इस तरीके से भरा हुआ दिखाया गया है, तो एक पैरेलल बताने के लिए कि हो सकता है शायद इस तरीके से जब इसमें पानी वगैरह भरा रहता हो और चारों तरफ इसमें जब कंस्ट्रक्शन वगैरह ठीक ठाक था, और जब पानी वगैरह भरने के बाद में कुछ इस तरीके का जो है माहौल वगैरह बनता रहा होगा और किसी रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, या फिर किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा जो किंग या फिर अथॉरिटी वगैरह रखता होगा उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और फोटोग्राफ देख लें इसकी, और उससे आपको ये वाली फोटोग्राफ से ये भी समझ में आएगा कि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं था, काफी बड़े लेवल पर जो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में जो बिल्डिंग्स वगैरह मिली हैं, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है, हालांकि ये जो बिल्डिंग है ये इंपॉर्टेंट है, मगर ये सबसे या इसको इस तरह से कह सकते हैं, सबसे ये जो कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला है ये इंपॉर्टेंट तो है मगर सबसे बड़ा नहीं है। इसके अलावा आपको और भी बिल्डिंग्स वगैरह देखने के लिए मोहनजोदाड़ो में मिली है। तो मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को मिली है वो है ग्रेनरी। जो ग्रेनरी है वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और इसी तरह से हड़प्पा के सीटाडेल में हमको 6 ग्रेनरीज देखने के लिए मिली हैं। ये देख लें ग्रेनरीज के जो आपके बचे हुए अवशेष वगैरह बचे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ग्रेनरीज का मतलब क्या होता है? भंडार गृह, जिसमें हम लोग अनाज वगैरह को अच्छे से स्टोर कर रखते हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज या भंडार गृह बनाए गए थे वो इन दोनों आदमियों के साइज से देखिए। छोटा सा आदमी जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये दीवार कितनी बड़ी रही होगी वो भी तब जब टूटने के बाद इतनी दिखने को मिल रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो ग्रेनरी है या फिर जो भंडार गृह है वो कितना बड़ा रहा होगा जब ये अपने पूरे वैभव पर रहा होगा, जब ये फिर अपने पूरे वैभव पर था या फिर पूरी तरीके से ये फंक्शनल था। चले और फोटोग्राफ्स देखें इसकी, और देखें। अब हम लोग बातचीत करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इकोनॉमिक लाइफ चलती थी उसके बारे में। हड़प्पा वालों की जो इकोनॉमिक लाइफ थी, आर्थिक तौर पर उनकी जिंदगियों में क्या होता था, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए हड़प्पा के जब तक आपका मैच्योर हड़प्पन फेज आया है उसमें हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, क्राफ्ट हो, ट्रेड हो, हर जगह हर स्पीयर ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने के लिए मिलता है। ये लोग जो मेन आपके क्रॉप्स इस्तेमाल किया करते थे, वीट और बार्ले जो है यानी गेहूं हो गया और जौ जो हो गया, वो इनका मेन क्रॉप हुआ करता था। इसके अलावा सीसम, मस्टर्ड, कॉटन ये भी ये लोग उगाया करते थे, और बड़ी मात्रा में जो ग्रेन इनके पास में बच जाया करता था इसको ये लोग ग्रेनरीज वगैरह में जो है स्टोर किया करते थे। कुछ जानवरों को भी इन्होंने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, जैसे आपका शीप्स हो गई, गोट्स हो गई, बफेलोज हो गए, ये इनको बड़ी मात्रा में डोमेस्टिकेट भी किया करते थे, इनका पशुपालन किया करते थे। हालांकि ये घोड़े के बारे में जानते थे या नहीं, हॉर्स वगैरह के बारे में इनको पता था या नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास में कोई सही जवाब नहीं है। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि शायद इनको घोड़े के बारे में पता था, कई जगहों पर ऐसा लगता है कि शायद इनको घोड़े के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो आज की तारीख में ये हम लोग मानकर चलते हैं कि हॉर्स का यूज ये लोग करते थे या नहीं करते थे, इस बारे में हम कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते, इसलिए मानकर चलेंगे कि इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा और भी दूसरे एनिमल्स वगैरह का जो शिकार किया करते थे, जैसे जिसमें खाने वगैरह के लिए डीर वगैरह हो गया, हिरण हो गया, इस तरीके के जानवरों का भी शिकार ये लोग बड़ी मात्रा में किया करते थे। एंड बिसाइड दिस, अभी तक ये जो हड़प्पन फेज आपका मैच्योर वाला आया है,
इसमें एक चीज जो और आपको देखने को मिलती है वो ये है कि स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ आर्टिसंस जो होते हैं, यानी कि जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे सोने का काम करने के लिए सुनार स्पेशलाइज्ड होता है, लोहे का काम करने के लिए लोहार आपका स्पेशलाइज्ड होता है। इसी तरीके से जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ आर्टिसंस हैं, जिसमें गोल्ड स्मिथ होता है, ब्रिक मेकर्स होते हैं, स्टोन कटर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, बोट बिल्डर्स होते हैं, टेराकोटा के मैन्युफैक्चरर्स वगैरह थे, ये सारे के सारे लोग प्रेजेंट थे और ये स्पेसिफिक अपने काम वगैरह किया करते थे। ब्रॉन्ज और कॉपर के जो बर्तन ये लोग बनाया करते थे या जो वेसल्स वगैरह बनाते थे, वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल माना जा सकता है हड़प्पा वालों के मेटल क्राफ्ट का, यानी कि लोहे को आपका लोहा बोल रहा हूं, मेटल को पिघला कर उससे अलग अलग तरीके के जो बर्तन बनाने की आपकी कला थी, इसमें खास तौर पे जो ब्रॉन्ज के बर्तन इन लोगों ने बनाए हैं, जो कॉपर के बर्तन बनाए हैं और दूसरी भी जो चीजें इन्होंने यूटेंसिल्स बनाई हैं, ये गजब के मतलब उसमें आपको कह सकते हैं, आप उसमें कह सकते हैं कि आपको गजब का जो है वर्कमैनशिप देखने के लिए मिलती है। बहुत फाइन एग्जाम्पल जो है वर्कमैनशिप के इनको माना जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट भी यहां पे ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने के लिए मिले हैं, तो ये भी अपने आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देख लीजिए ये फोटोग्राफ्स वगैरह इनकी देख लें, ये अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट जो कॉपर के आपको देखने के लिए मिले हैं, ये ब्रॉन्ज वगैरह के भी हैं। पॉटरी की बात करें तो यहां पर जो पॉटरी वगैरह बनती थी, जो आपके कुम्हार हुआ करते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और जो पॉटरी बनाकर तैयार किया करते थे, वो सारी की सारी पॉटरी प्लेन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से सवाल बन सकता है। पॉटरी जो है वो प्लेन थी। कुछ जगहों पर ये लोग रेड और ब्लैक पेंटेड पॉटरी बनाते हैं, मगर जनरली अगर आप देखोगे बनाते थे, मगर जनरली अगर आप देखोगे तो पॉटरी वगैरह में आपको कोई डिजाइन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, हड़प्पा वालों ने जितनी भी पॉटरी बनाई है, मेजॉरिटी उसमें से, सारी की सारी नहीं मगर मेजॉरिटी जो है प्लेन है, उसको सिंपल बना के वो इस्तेमाल करते थे। तो उस पर कोई नक्काशियां या फिर उस पर डिजाइन विजाइन इस तरीके की चीजें नहीं बनाते थे। कुछ जगहों पर रेड कलर से और ब्लैक कलर से पेंट करके उस पर काम किया गया है, उस पर कुछ आपकी डिजाइन वो बाकी सारी चीजें बनाई हैं, बट जनरली आपको पॉटरी प्लेन देखने के लिए मिली है। देखें ये जो फोटोग्राफ्स हैं, इसमें आपको देख के समझ में आएगा कि पॉटरी वगैरह जो है काफी हद तक प्लेन है। ये देखिए एक और फोटोग्राफ, इसमें अब जैसे रेड कलर की जो ये आपका जो भी इन्होंने बर्तन बनाया था, लाल कलर से पेंट करने के बाद उसके ऊपर इन्होंने एक बुल वगैरह बनाया और बाकी सारी चीजें वगैरह बनाई हैं। ऐसे कुछ जगहों पर आपको पेंटेड पॉटरी मिली है, इस पे भी ये काम किया गया, ब्लैक कलर से इसको बनाया गया है। कुछ जगहों पर जो है आपको पेंटेड पॉटरी मिली है, मगर ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉटरी में पेंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिला। इसके अलावा बीड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कॉमन थी। बीड का मतलब क्या, मनके बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जैसे कि आपके मोती वगैरह हो गए, इस तरीके की चीजें जिसमें छेद कर कर आप उन सबको जो है पर्टिकुलर धागे की मदद से माला में पिरो लें और उनको पहना करें, तो उसमें ये जो पिरोए जाते हैं मनके, इनको बीड्स बोला जाता है। तो बीड मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में हो रही थी और काफी सारी चीजों से या अलग अलग मटेरियल्स वगैरह से जो है बीड मेकिंग की जाती थी। आपके नॉर्मल मटेरियल से लेके सेमी प्रेशियस स्टोन तक का जो है इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। देखिए इस तरीके से अलग अलग आपके जो कह सकते हैं बीड्स के ऑर्नामेंट्स वगैरह भी आपको अलग अलग शेप साइज के बीड्स वगैरह से बने हुए ऑर्नामेंट्स देखने के लिए यहां से मिले। इसके अलावा जो ट्रेड की बात की जाए तो इंटरनल ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था। अगर इंडिया के दूसरे इलाकों से बात की जाए, चाहे वहां पे हड़प्पन साइट्स थी या नहीं थी, दूसरे भी कल्चर थे, उनके साथ में भी जो है इनके व्यापारिक संबंध बहुत बढ़िया थे। इंटरनल ट्रेड बड़ी मात्रा में होता था, एक्सटेंसिवली जो है ये लोग इंटरनल ट्रेड किया करते थे और ऐसा माना जाता है कि शायद ट्रेड में जो सामान वगैरह था वो आप इनलैंड आपका जो ट्रेड होता था, जमीनी रास्ते से जो ट्रेड होता था, उसके लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो मेनली आपके मेसोपोटामिया के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में और ईरान के साथ में इनका फॉरेन ट्रेड आपको देखने के लिए मिलता है। मेन जो इनके इंपोर्ट्स हुआ करते थे, एक तो ये गोल्ड इंपोर्ट करते थे, दूसरा कॉपर, तीसरा टिन और इसके अलावा कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह जो हैं वो इंपोर्ट किया करते थे। एंड जो एक्सपोर्ट्स वगैरह की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ऑयल सीड्स वगैरह हो गई, ये सारी की सारी चीजें ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। कई सारे आपके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन के बने हुए क्लोथ हो गए, दूसरे कॉटन से बना हुआ सामान हो गया, पॉटरी हो गई, बीड हो गई, टेराकोटा हो गई, टेराकोटा से बने हुए आपके फिगर्स हो गए, हाथी दांत के प्रोडक्ट हो गए, सारी की सारी चीजें ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। एंड ट्रेड जितना भी था ये बार्टर सिस्टम के बेसिस पे होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है आपका एक पर्टिकुलर चीज देकर दूसरी चीज ले लेना, म्यूचुअल एक्सचेंज जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है सामान का, उसको हम लोग बार्टर ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सील्स और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ इंडस वैली रिवील्स यूज ऑफ बुलक कार्ट एंड ऑक्सन फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट। तो जो यहाँ पर सील्स एंड टेराकोटा के बाकी सारे मॉडल्स आपको देखने को मिले, उससे समझ में आता है कि बुलक कार्ट
और बैलों का इस्तेमाल आपका इनलैंड या जमीनी ट्रांसपोर्ट के लिए होता था, और शिप्स का या फिर बोट्स का इस्तेमाल जो है आपके अगर नदियों के रास्ते आप इनलैंड ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर आपका जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था या सी ट्रांसपोर्ट होता था उसके लिए किया जाता था। कई सारी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मेसोपोटामिया में भी मिली हैं। इससे ही हम लोगों को ये बात पता चली थी कि इन लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट थे और ये आपस में जो है ट्रेड वगैरह किया करते थे। इनफ एविडेंस इज प्रेजेंट टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स बिटवीन इंडस वैली पीपल एंड सुमेरियन पीपल। सुमेरिया के भी जो लोग हुआ करते थे उनके साथ में भी इनके ट्रेड रिलेशनशिप्स थे। इसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास ठीक ठाक मात्रा में एविडेंसेस वगैरह उपलब्ध हैं। और ये अलग अलग सील्स वगैरह जो हैं इनकी फोटोग्राफ्स देख लेंगे। ये जो अलग अलग आपको सील्स अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिली हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। ये देख लें, यहाँ पे बुलक कार्ट वगैरह जो है उसका टेराकोटा का मॉडल हो गया। इस तरीके से आपको ये नाव वगैरह जो है उसके भी आपको आकृतियाँ वगैरह सील्स पे देखने के लिए मिली हैं। उससे पता चलता है कि ये नाव वगैरह बना लेते थे और उसका इस्तेमाल करना भी जानते थे। ये एक और फोटोग्राफ देखिए, इसमें नाव की आकृति वगैरह जो है बनी हुई है। चलें अब सोशल लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। अब बात करते हैं सोशल लाइफ की, और सोशल लाइफ में भी सबसे पहले क्लोथिंग की बात करेंगे। तो हड़प्पा में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग जो हैं दो गारमेंट पहना करते थे, दो पीसेज ऑफ क्लोथ पहना करते थे। एक आपका अपर गारमेंट होता था और एक आपका लोअर गारमेंट होता था। याद रखिएगा इस बात को, हड़प्पा में महिलाएं साड़ियाँ नहीं पहना करती थी, सवाल बन सकता है। और पुरुष वगैरह जो हैं उनका भी अगर आप परिधान देख लें या महिलाओं के परिधान देख लें, सबके लिए सब जो है अपने शरीर पर दो गारमेंट्स पहना करते थे। एक अपर गारमेंट होता था और एक आपका जो है लोअर गारमेंट हुआ करता था, ठीक है। एंड इसके अलावा बीड्स की अगर बात की जाए, मनकों की अगर बात की जाए, तो वो आपके मैन एंड वुमेन दोनों पहना करते थे। ऐसा नहीं था कि बीड्स वगैरह को ज्वेलरी के तौर पर सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल करती थी और पुरुष उनका इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, मैन एंड वुमेन दोनों जो है वो बीड्स वगैरह बड़ी मात्रा में पहना करते थे। ज्वेलरीज की बात की जाए तो वो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती थी, और कॉस्मेटिक्स वगैरह की बात की जाए तो उसका भी इस्तेमाल आपको यहाँ पे कॉमन देखने के लिए मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। फिशिंग जो है वो एक रेगुलर ऑक्यूपेशन हुआ करता था। बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे जो है मछलियां पकड़ते थे, तो फिशिंग एक बड़ा रेगुलर ऑक्यूपेशन हुआ करता था। हंटिंग और बुल फाइटिंग जो है वो भी अपने आप में पास टाइम्स हुआ करते थे। लोग शिकार भी करते थे, अब आपस में बैलों की लड़ाइयां भी करा रहे थे या कराते थे। इस तरीके की चीजें वगैरह जो है हुआ करती थी अपना टाइम पास करने के लिए या मनोरंजन या एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये चीजें भी जो है की जाती थी। कई सारे आपके वेपन्स वगैरह जो हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। एक्स हो गए, स्पीयर हेड्स हो गए, डैगर्स हो गए, बोज हो गई, एरोज हो गई, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे के सारे जितने भी आपके हथियार देखने को मिले हैं, या तो ये कॉपर से बने हुए हैं या फिर ये ब्रॉन्ज से बने हुए हैं। लोहे का यहाँ पे एक भी सामान अपने को देखने को नहीं मिला। इससे भी ये समझ में आता है कि सारा का सारा टाइम पीरियड जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ब्रॉन्ज एज के टाइम में था, जब मनुष्य को लोहे के बारे में नहीं पता था या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहे की खोज तब तक नहीं हुई थी। आर्ट्स में बात करें अगर, तो हड़प्पन कल्चर्स जो भी आप देखते हैं उसमें आपको बड़ी मात्रा में वर्कमैनशिप देखने को मिलती है। मतलब इनका आर्ट्स वगैरह देखकर समझ में आता है कि भाई जो भी इनके कलाकार थे, जो भी इनके आर्टिस्ट वगैरह थे, जो काश्तकार थे, ये काफी ज्यादा जो है अपना काम वगैरह करने में कुशल थे। काफी बड़ी मात्रा में जो है ये अपना काम आसानी से जो है कर लिया कर रहे थे इनको, और काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी कुशलता के साथ में ये अपना जो काम वगैरह है ये करते थे। एंड जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते थे देखकर समझ में आता था कि बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने अपने वर्कमैनशिप हासिल कर लिए, या फिर बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं इनका कौशल वगैरह जो है बढ़ गया है अपनी पर्टिकुलर कला में। एग्जाम्पल के लिए आपको कई जगहों पर मैन, वुमेन, एनिमल, बर्ड्स के आपको जो है फिगर्स देखने को मिलते हैं टेराकोटा के बने हुए, और यही सारी चीज़ें आपको सील्स वगैरह पर भी जो है कार्व की हुई देखने को मिलती हैं। जितना अच्छे से जो है इनको कार्व किया गया है, जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स वगैरह उसमें अपने को देखने को मिलती हैं जो इन्होंने बनाई हैं, उस सबसे समझ में आता है कि अपने काम में बड़े दक्ष थे, बड़े पारंगत हुआ करते थे। मोहनजोदारो से आपको एक डांसिंग गर्ल का फिगर देखने के लिए मिला है, वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। अब वो छोटी सी आपकी प्रतिकृति है मगर इतना अच्छे से बनाई गई है, वो छोटा सा आपका जो एक पीस है मेटल का इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि वो अपने आप में जो है आपके अंदर कौतूहल जगाता है कि आखिर 4-4.5 हज़ार साल पहले ब्रॉन्ज का इतना बढ़िया तरीके से सांचे में ढालकर इतनी अच्छी आकृति बनाने का जो कौशल या हुनर है इन लोगों ने कैसे डेवलप कर लिया था। अब देखें यहाँ पे टेराकोटा की जो आपको कुछ फिगर्स वगैरह देखने को मिले हैं, ये एक सील वगैरह के ऊपर आकृतियाँ देखिए। एक व्यक्ति शायद 2 आपके शेरों से या टाइगर्स वगैरह से लड़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है जी।
इसके बाद में ये आपकी डांसिंग गर्ल की जो आपको जो ये देखने के लिए मिली है, छोटा सा ये जो आपको पीस देखने को मिला है, इससे मोहनजोदारो में इससे अपने को वर्कमैनशिप समझ में आती है। इसके एक पूरे हाथ में चूड़ियां भरी हुई हैं, इसने अपने गले में जो है कुछ एक लॉकेट जैसा पहन रखा है, बाल इसने पीछे की तरफ बांध रखे हैं और एक नृत्य की मुद्रा में जो है कमर पे इसने अपने कमर पे इसने एक हाथ रखा हुआ है और एक हाथ जो है इसने अपना आगे थाइस पे इस तरीके से रखा हुआ है जैसे शायद ये नृत्य वगैरह कर रही है नृत्य की मुद्रा में। इसलिए इसका जो नाम है वो हम लोगों ने अपनी तरफ से डांसिंग गर्ल दे दिया है। मगर ये भी अपने आप में एक वर्कमैनशिप का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। काफ़ी आप कह सकते हैं हाई लेवल पर यहाँ पर आपको प्रिसिशन देखने के लिए मिलता है। फिर पॉटरी की बात करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत फाइन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इंडस वालों का, जो आपका फाइन आर्ट्स था या आप जिस तरीके से वहाँ पे काम वगैरह किया करते थे उन सारी चीज़ों का। पॉट्स और जार्स जो थे उनको कई सारी डिज़ाइंस और कलर्स में पेंट किया जाता था। पेंटेड पॉटरी की क्वालिटी की जो क्वालिटी वगैरह है वो प्लेन क्वालिटी आपकी पॉटरी से ज़्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि पॉट्स और जार्स वगैरह जो हैं वो पेंट किए जाते थे। जनरली आपकी जो पेंटेड अगर इनको पेंट किया जाता था तो पेंटेड पॉटरी की क्वालिटी जो है वो आपका प्लेन क्वालिटी से थोड़ा सा ज़्यादा ठीक आती थी। जनरल डिज़ाइन जो आपको एक तो देखने को उतना नहीं मिलती थी, मगर अगर कहीं पे पॉटरी के ऊपर जनरल डिज़ाइन बनाई जाती थी तो वो क्या क्या हुआ करती थी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वगैरह हो गए वो बनाए जाते थे, सर्कल्स हो गई, प्लांट्स की डिजाइन हो गई, ट्री, फिश, पिकॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है इसके ऊपर बनाई जाती थी। ये पॉटरी देख लीजिए आपकी प्लेन है और इसके पहले मैंने आपको इसकी वो जो दूसरी पॉटरी थी जिसके ऊपर फोटोग्राफ्स जिसके ऊपर डिजाइन वगैरह बनी हुई वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाया था। अब हम बात करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट की कि ये लिखते कैसे थे, लिखने वगैरह के लिए, लिखाई के लिए ये किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया करते थे। चलें देखते हैं सर। तो हड़प्पा वाले जिस स्क्रिप्ट में लिखा करते थे, जो भी थोड़ा बहुत हमको उनका लिखने के एविडेंसेस वगैरह मिले हैं, वो लिपि या फिर वो स्क्रिप्ट जिसमें लिखा करते थे वो आज तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, हम उसको आज तक पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए। मगर हमको ये समझ में आता है कि इस स्क्रिप्ट को जनरली सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता था। आप जैसे बोर्ड पर आप देखेंगे तो आपको भी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ में लिखा हुआ दिख रहा है, इंग्लिश हो गई या हिंदी हो गई, ये आप यहाँ से शुरू करते हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ में जाते हैं, फिर लाइन खत्म होने पे फिर इसी तरह से चलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है, फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से जो है लिखा जा रहा है। ये अपने को याद रखना है कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट हालांकि हम लोग पढ़ नहीं पाए, मगर हमको ये समझ में आ गया है कि मोस्टली इसको सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में लिखा जाता था। कुछ आपकी जो सील्स वगैरह हैं उसमें आपको रिवर्स डायरेक्शन में और अल्टरनेटिव डायरेक्शन में भी जो है लिखाई देखने को मिलती है। मतलब ये कि आपने सीधे हाथ से लिखना शुरू किया, उल्टे हाथ तक लिखा, फिर उसके बाद में यहाँ से आपने उल्टे से सीधे की तरफ में लिखा, फिर यहाँ से फिर आपने इधर से इधर गए, फिर यूं। तो ऐसे अल्टरनेटिवली आप जो है यूं भी लिखा करते हैं, इस तरीके से अल्टरनेटिवली भी आप लिख रहे हैं, ये भी अपने को जो है देखने को मिलता है। हालांकि इतना क्लियर अपने को समझ में आता है कि हड़प्पा वालों की जो लैंग्वेज थी वो द्रविडियन थी। जो भी अभी तक स्टडी वगैरह इस पे हुई है ये बात क्लियर हुई है कि हड़प्पा की जो लैंग्वेज थी वो द्रविडियन थी, द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में जाकर जो है ये जुड़ती थी। ये अलग अलग सील्स पर जो आपको राइटिंग वगैरह इनकी देखने को मिली है वो कुछ इस तरीके से देख लीजिए इसे, और फोटोग्राफ्स देख लीजिए और देख लीजिए। चलें अब बात करते हैं रिलीजन के बारे में। तो हड़प्पा वालों का जो रिलीजन था या हड़प्पा वालों की जो रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी उसके बारे में हमको थोड़ा अंदाज़ा लगता है जब हम लोग इनकी सील्स को देखते हैं, इनके टेराकोटा के फिगर्स को देखते हैं और कॉपर के जो भी हमको वहाँ पे पत्र वगैरह देखने को मिले हैं, जो टैबलेट्स देखने को मिली हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर शायद जो इनके चीफ मेल डेटी हुआ करते थे, चीफ मेल डेटी यानी कि जिनकी शायद पूजा किया करते थे, उनका नाम हमने अपनी तरफ से दिया है पशुपति, जिसको कई बार प्रोटो शिवा भी बोला जाता है। अब इनको सील्स में ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है एक योगी के पोस्चर में, और 3 इनके चेहरे दिखाए गए और इनके सर के ऊपर 2 हॉर्न्स दिखाए गए। इनके चारों तरफ 4 एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, एंड ये चारों के चारों अलग अलग डायरेक्शंस में आपका देख रहे हैं। 2 आपके हिरण भी जो है आपको इनकी फीट्स पर अपीयर होते हुए समझ में आते हैं। जो चीफ फीमेल डेटी इनकी समझ में आती है हमको वो है मदर गॉडेस, और इनके कई सारे आपके टेराकोटा के फिगर्स वगैरह आपको देखने को मिले हैं। ये पशुपति की सील है, या ये सील के ऊपर पशुपति बने हुए हैं, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं। 4 जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं, पैरों के पास में 2 हिरण आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 3 इनके चेहरे देखने को मिल रहे हैं। सर के ऊपर एक ऐसा हेडगियर पहना है जिसमें आपके 2 सींग निकल के आ रहे हैं, और ये ध्यान की मुद्रा में यौगिक पोस्चर में बैठे हुए आपको दिखाए गए। एक और फोटोग्राफ देख लीजिए, ये इसमें जो हिस्सा है टूटा हुआ नहीं है, तो इसमें और ज़्यादा अच्छे से जो ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही है।
इस तरीके से जो है ये सील्स वगैरह में एक व्यक्ति हमको बार बार बैठा हुआ देखने को मिलता है। तो ये इसको हमने जो है पशुपति बोल दिया है और इनको जो है हमने मदर गॉडेस बोल दिया है, क्योंकि ये जो है मूर्ति, इसमें एक महिला आपको देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा जो है इलाबोरेटली ऑर्नामेंट्स पहनी हुई हैं और इस तरीके से जो है इनको दिखाया गया है, सर के ऊपर एक हेडगियर रख के। इस तरीके की फिर आपको दूसरी नॉर्मल जो दूसरी महिलाओं की जो है इस तरीके की आपको मूर्तियाँ देखने को नहीं मिली। तो उसके बेसिस पे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये आपकी मदर गॉडेस होंगी। और इसके बाद में जैसे जैसे इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में और पता चला, तो हमको पता चला कि इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का जब लेटर टाइम आया था तब यहाँ पर लिंग वर्शिप जो है वो भी प्रिवेलेंट हो गया था। ये लोग ट्रीज और एनिमल्स की भी वर्शिप किया करते थे, गोस्ट और स्पिरिट्स में भी भरोसा किया करते थे, यानी कि भूत पिशाच इन सब में भी माना करते थे, और उनसे प्रोटेक्शन के लिए एम्यूलेट्स वगैरह भी जो हैं या तावीज़ वगैरह भी जो हैं पहना करते थे। देख लीजिए इस तरीके की अलग अलग एम्यूलेट्स वगैरह जो हैं अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिले। अब बात करेंगे ब्यूरियल मेथड्स के बारे में कि किस तरीके से जो हैं ये अपने मुर्दों को दफनाते थे, इनके मुर्दों को दफनाने का क्या तरीका हुआ करता था, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। चलें बात करते हैं इसके बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में और ख़ास तौर में मोहनजोदारो की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको दो तरीके से दफन करने की प्रक्रिया होती हुई समझ में आती है, या फिर ये समझ में आता है कि हड़प्पा वाले दो तरीकों से जो है अपने मुर्दों को दफन किया करते थे। एक तो ये उसका कंप्लीट ब्यूरियल किया करते थे। कंप्लीट ब्यूरियल का मतलब होता है कि उसको अब जब एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर उसकी लाश को एक पर्टिकुलर कब्र में ले जाके दफन किया जाता था। इस तरीके के आपको कंप्लीट ब्यूरियल्स भी देखने को मिले। दूसरा पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स भी जो है आपको मोहनजोदारो में देखने के लिए मिले। मतलब व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई तो पहले तो आपने उसका दाह संस्कार कर दिया, और एक बार जब उसको चिता पर आपने लाश को जब जला दिया तो उससे जो भी अस्थियां वगैरह बची हैं उन सब चीज़ों को फिर इकट्ठा कर जो है किसी जार में या किसी बर्तन में भरने के बाद में उसका जो है उसको भी आपने दफन किया। तो ये दो तरीके का आपको क्रीमेशन समझ में आता है। एक तो कंप्लीट ब्यूरियल समझ में आता है, एक ये दो तरीके का जो है आपको ब्यूरियल समझ में आता है। एक तो कंप्लीट ब्यूरियल जस का तस आपने दफना दिया, और दूसरा जलाने के बाद में अवशेषों को जो है दफनाया गया। तो कंप्लीट ब्यूरियल एज वेल एज पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल दोनों जो है आपको मोहनजोदारो में कॉमनली देखने को मिलते हैं। सिमेट्रीज डिस्कवर्ड अराउंड वेरियस सिटीज थ्रू लाइट ओवर ब्यूरियल मेथड्स। इसके अलावा दूसरे भी शहरों के आसपास में आपको ऐसे सिमेट्रीज वगैरह देखने को मिली हैं, ऐसे आपको कब्रगाहें देखने को मिली हैं, पूरा का पूरा आपका जो है कब्रिस्तान देखने को मिला है, जिससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे ब्यूरियल वगैरह के क्या क्या तरीके हुआ करते थे। लोथल में एक पिट आपको मिली है जिसमें बर्न ब्रिक्स वगैरह जो है लगाई गई थी, यानी कि आपको एक इस तरीके की कब्र देखने को मिली है जिसमें पहले खोदा गया, जिसको खोदने के बाद जिसमें फिर आपने जो है इसमें आपका ईंटें वगैरह लगाई हैं, पकी हुई ईंटें जो है लगाकर इसको पक्का किया, और उसके बाद में जो है आपने इसमें सामने वाले को गाड़ा था। इससे एक इंडिकेशन ये भी है कि शायद ताबूत का भी इस्तेमाल वगैरह किया जाता रहा होगा, क्योंकि वुडन कॉफिन्स आपको कई सारे आपके लकड़ी के बने हुए कॉफिन्स या फिर आपको ताबूत भी जो है हड़प्पा में देखने के लिए मिले। सती की प्रैक्टिस यहाँ पे होती थी कि या नहीं होती थी, इसका हमें कोई क्लियर एविडेंस यहाँ पे समझ में नहीं आता। इस तरीके का कोई एविडेंस हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। देखिए इस तरीके की जो है आपको कब्र देखने के लिए मिली है। अब ये कंप्लीट ब्यूरियल का मेथड है। इसमें एक आदमी को जो है जस का तस दफन कर दिया गया था, उसकी हड्डियां बची हुई और साथ में कुछ जो है पॉटरी वगैरह गाड़ी थी साथ में। ये इससे ये समझ में आता है कि शायद ये लोग माना करते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई जिंदगी होती है, और वहां पर ये व्यक्ति जिसको गाड़ा गया है इसको शायद इन सामानों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसके साथ में ये सारी चीजें गाड़ी गई हैं। यहाँ से एक अंदाजा ये भी हम लोगों ने लगाया कि ये लोग शायद लाइफ आफ्टर डेथ में, जिंदगी के बाद भी कोई मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, पुनर्जन्म, इस तरीके की चीजों में शायद ये भरोसा किया करते थे। तो ये इस तरीके से एक कंप्लीट ब्यूरियल आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए इस तरीके की कुछ और ये एक और जो है आपको कब्र वगैरह देखने के लिए मिली है। चले, तो यहां तक हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस फीचर्स वगैरह के बारे में बातचीत कर ली है। अब इसका खात्मा कैसे हुआ, ये समाप्त कैसे हुई, ये डिक्लाइन की तरफ कैसे गई, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चले देखते हैं इसे। तो देखिए डिक्लाइन किस तरह से हुआ, समाप्त कैसे हुई, खत्म कैसे हुई, इस बात को लेकर कोई एक पर्टिकुलर सॉलिड हमारे पास एविडेंस नहीं है कि भैया ये कारण थे, इसके चलते जो हैं इन लोगों की जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हुई। पहली बात तो एक तो हमारे पास में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, नो सॉलिड एविडेंस। पहली चीज़ तो ये अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, कि कोई हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकें कि ये कारण था, ये प्रमाण है, ये रीज़न था जिसके चलते ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये कि हिस्टोरियंस ने भी और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी जितना स्टडी किया, जितना पढ़ा, उसके बाद में वो किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर निकल नहीं पा रहे।
वो कोई एक मत नहीं बना पा रहे कि भाई इस वजह के चलते ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ था या फिर डिसलाइन की तरफ में गया था। तो कोई एक म्यूचुअली एग्रीड व्यू जो है हड़प्पन कल्चर के डिसलाइन को लेकर आपको देखने को नहीं मिलता। अब इसको लेके कई सारी तरीके की थ्योरीज वगैरह दी गई हैं और उन थ्योरीज वगैरह के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉलिड एविडेंस, जैसे हम लोग जानते हैं कि भैया 1 + 1 2 होता है ना, उस तरीके का कोई एग्जैक्ट सॉलिड एविडेंस हमको नहीं देखने को मिला कि ये कारण थे और इसके चलते जो है डिसलाइन आपका समाप्ति की तरफ में गई या फिर ये खत्म हो गई। आपके अलग अलग एविडेंस, आपके जो अलग अलग तरीके की जो स्टडी की गई है उसमें जो कई जगहों पे कई सारी चीज़ें मिली हैं, उसके बेसिस पे कोई कुछ अटकलें लगाता है, कोई कुछ अटकलें लगाता है, कोई कुछ आपका निष्कर्ष निकाल रहा है, कोई कुछ निष्कर्ष निकाल रहा है, मगर एक सॉलिड आपका जो है कंसेंसस सब लोगों के बीच में नहीं है कि ये वजह थी, ये रीज़न था या ये कारण था और इसके चलते जो है ये सिविलाइजेशन डिसलाइन की तरफ में गया है। तो ये अपने को याद रखना है कि कोई एक म्यूचुअली एग्रीड व्यू आपकी डिसलाइन क्यों हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसके रिगार्ड में और उसके रिस्पेक्ट में अपने को देखने के लिए नहीं मिलता। कुछ लोगों का मानना यह है कि कुछ आपकी कैलेमिटीज़ वगैरह थी, नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह थी, उनके चलते ये डिसलाइन की तरफ गया। यानी कि नेचुरल कैलेमिटी में अब क्या हो सकता है, या तो आपके यहाँ बार बार बाढ़ आ रही हो, या फिर आपका एक ये हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो, है ना, या फिर ये हो सकता है कि रह रहकर वहाँ पे बार बार आपके अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हो। इन सब चीज़ों के चलते हड़प्पन सिटीज़ का डिसलाइन हुआ हो। अब ये तीनों बातें जो हैं गले के नीचे नहीं उतरती कि इन तीनों के चलते पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। ये इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था, इतने बड़े इलाके में जो है ये आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलता है और अब तो महाराष्ट्र वगैरह तक में भी जो है इसके कुछ आपको साइट्स वगैरह देखने के लिए मिल गई हैं। अब यहाँ पर बार बार बाढ़ आती हो, चलो इस इलाके में खूब सारी नदियाँ, यहाँ पे बाढ़ आती हो तो इतना इलाका खत्म हो जाता है, ये किस खुशी में खत्म हो गया, या फिर चलो ये पूरा इलाका बाढ़ के चलते खत्म हो जाता तो फिर ये क्यों खत्म हो गया। अब अगर बाढ़ आती भी होती, इतने बड़े इलाके में अगर बार बार बाढ़ आती होती और ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया, इस तरीके की चीज़ जो है गले नहीं उतरती कि इतने बड़े इलाके का जो है बार बार बाढ़ आ रही है और उसने सिविलाइजेशन खत्म कर दिया। अब इसी का उल्टा कर देखिए कि नदियाँ सूख गई। ये नदियों के हमारे पास में जियोलॉजिकली एविडेंसेस हैं कि ये हजारों सालों से बह रही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होने के बहुत पहले से बह रही हैं। अब यहाँ पे ऐसी कितनी नदियां होंगी जो सूखी होंगी, 1 2 3 4 5 50 ऐसी कितनी इस इलाके में नदियां सूख गई कि सारी की सारी सिविलाइजेशन एक झटके में यूं खत्म हो गई। कल तक सब कुछ बढ़िया चलते हुए शहर थे और आज देखते हैं तो कुछ नहीं है, सब खंडर हो गया और एक दिन में तो नदियां सूखती नहीं, और ऐसे इतने बड़े इलाके में ऐसी कितनी नदियां सूख गई कि सब कुछ खत्म हो गया। तीसरी चीज इन्होंने बोली थी अर्थक्वेक। एक तो चले मान लें इस इलाके में अर्थक्वेक आएगा, तगड़ा अर्थक्वेक देखिए बहुत आपका लंबे टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है। एक अर्थक्वेक अगर तगड़ा सा आता है जिसके चलते बहुत तबाही होती है तो वो एक बहुत अगर एक बार आ गया तो उसके बाद में सेकंड अर्थक्वेक ऐसा आने में आपका काफी टाइम लगता है। रिकरिंग इस तरीके के अर्थक्वेक जो है इतने पावरफुल मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक रह रहे कि हर 2-4 दिनों में नहीं आते, बहुत सालों में रिपीट होते हैं। अब उसके चलते अगर ये लोग भाग गए होते तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये चीज हो रही होती तो एक दिन अचानक से अर्थक्वेक आना शुरू हो गए और हर कुछ टाइम में अर्थक्वेक आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर ये जब यहाँ पे आपका सिविलाइजेशन बसाई जा रही थी तब भी अर्थक्वेक आ रहे होते, और उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हुई थी तब भी अर्थक्वेक आ रहे होते, तब ये लोग छोड़ के नहीं भागे तो फिर बाद में क्यों भाग गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर अर्थक्वेक के चलते यहाँ पे बिल्डिंग तबाह हुई होती तो उस तरीके के कुछ एविडेंस वगैरह मिले होते हैं, इस तरीके कोई एविडेंस वगैरह आपके पास में है नहीं, तो ये बात भी गले नहीं उतरती। तो ये अलग अलग रीजंस जो हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है बार बार, कहीं आपकी नदियां सूख रही हैं, किसी एक क्षेत्र में अगर सिविलाइजेशन खत्म होती है तो वो समझ में आता है, मगर इतने बड़े इलाके में पूरा का पूरा जो है शहर खाली हो गए वो बात समझ में नहीं आती। चलो बाढ़ आ गई, इतना इलाका डूब गया, यहाँ के लोग भाग गए, वो बात समझ में आती है, मगर उसके चलते पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे तक के लोग जो है छोड़ के भाग गए, वो बात गले के नीचे नहीं उतरती। तो ये चीज जो है नहीं आपका गले उतरती। यही बात आपका नदी सूखने के ऊपर और यही बात आपका अर्थक्वेक के ऊपर लागू होती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आर्यंस ने इन्वेजन किया था और उन्होंने फिर जो है ये पूरे हड़प्पन्स को वाइप आउट कर दिया और हड़प्पन्स जो है फिर आपका साउथ में चले गए। इस थ्योरी के साथ में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आर्यंस नाम के कोई लोग बाहर से आए थे, उन्होंने उठाकर यहाँ पे इन्वेजन करके हड़प्पा वालों को दौड़ा के मारा था, तो और उसके बाद में अगर हड़प्पा वाले जो हैं ये नीचे साउथ की तरफ निकल गए तो फिर एक सवाल उठता है। पहला सवाल तो ये कि फिर जिस तरीके की बिल्डिंग आपको नॉर्थ में हड़प्पा वालों ने बनाई थी, ऐसी एक भी बिल्डिंग साउथ में क्यों नहीं देखने को मिलती, पहली चीज। दूसरी बात, अगर इतने बड़े लेवल पर इन्वेजन हुआ था कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो बहुत बड़े लेवल पर मारकाट हुई होगी। इतने बड़े लेवल पर हुई मारकाट का एक सबूत आपको देखने को नहीं मिलता है कि कोई आपको बड़ी लेवल पे कोई मास ग्रेव्स मिली हो यहाँ पर, या इस तरीके से आपको शत विषप्त किए हुए शरीरों की जो है अवशेष वगैरह देखने को मिले हों, हड्डियां वगैरह, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला नहीं है। और इसके अलावा फर्दर जो स्टडी हो रही है उसके बेसिस पे ये भी कई जगहों पे प्रूव हो रहा है कि आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है ये शायद आपके ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कुछ एजेंडा के तहत में इसको जो है डाला गया था। ऐसा कोई इन्वेजन शायद कभी हुआ ही नहीं था। रिवर्स माइग्रेशन की थ्योरी जो है
वो दी जाने लगी है। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी जो है उसको कई जगहों पर अब चैलेंज किया जा रहा है। राखी गढ़ी में जिस तरीके के एक्सकवेशन हुए हैं और उसके बाद और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद इस थ्योरी को कई लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया, तो उसके ऊपर भी जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस इलाके में इन्फेक्शियस डिसीज फैल गया था और इसके चलते शायद जो है लोग भाग गए थे। ये शायद हो सकता है, ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है कि इन्फेक्शियस डिसीज हो गया और फिर यहाँ से भाग गए हों और यहाँ से फिर जो है निकल कर वो आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जा चुके हैं, चले गए हों। ये एक चीज़ समझ में आती है, ये शायद कुछ हद तक ये कारण रहा हो। खैर जो भी रीज़न रहा हो, मगर अपने को देखने को मिलता है 1700-1800 BC के आसपास से शहर वगैरह जो है वो अबेंडन होना शुरू हो गए थे और 1900 बिफोर कॉमन एरा आते 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 ये शहर पूरी तरह खंडर हो गए। यहाँ पे फिर कोई रहने वाला या इनका नाम लेवा नहीं बचा। इस तरीके की परिस्थिति जो है बन गई। इसके बाद लगभग 1100 साल तक हिंदुस्तान में आपका अर्बन लाइफ री इमर्ज नहीं हुई, नए शहर जो है फिर निकल नहीं आए। बात को समझिएगा, आपका जैसे जैसे आप मैच्योर हड़प्पन से, मैं शॉर्ट में इसको एमएच लिख रहा हूं, उससे जैसे जैसे आप लेट हड़प्पन की तरफ में गए हैं वैसे वैसे आपको देखने को यह मिला है कि आप अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ की तरफ जो है ट्रांसफॉर्म कर गए। एक चीज। दूसरी बात यह कि अभी आप रूरल लाइफ की तरफ एक बार जब ट्रांसफॉर्म कर गए, उसके बाद देखिए नेचुरल प्रोग्रेशन ये होता है कि पहले छोटा सा एक कहीं पे कुछ लोग रहने लगे, एक हैमलेट बना, एक गांव बना, गांव से टाउन बना, टाउन से थोड़ा या टाउन से कस्बा बना, कस्बे से आपका थोड़ा शहर बना, शहर से बहुत बड़ा शहर बना, महानगर बन गया वगैरह वगैरह। यहां पे उसका उल्टा हो गया कि अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ की तरफ आए। अब कायदे से होना ये चाहिए कि रूरल लाइफ से फिर आपको अर्बन लाइफ की तरफ में जाना चाहिए, मगर ये चीज होने में 1100 साल लग गए। पहली बात, लगभग 1000 साल तक उसके बाद में हिंदुस्तान में नए शहरों का उदय आपको देखने को नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरी बात यह कि जो नए शहर फिर निकल कर आए उसके बाद वो इस इलाके में नहीं निकले या फिर इस इलाके में नहीं पनपे, वो एक नई जगह पर पनपे, एक नई जगह पर निकले, जिसको हम लोग गंगा वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, या फिर जो हमारी हिस्ट्री जो शुरू होती है 600 बिफोर कॉमन एरा से, महाजनपद और वो सारी चीजें, वहां पर फिर जो है आपको नए शहर गैंगेटिक वैली में देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बारे में फिर जो है हम लोग सेकंड चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है हम बाद में देखेंगे, मगर इस सेकंड चैप्टर में देखेंगे। मगर ये सारी बातें जो हैं इस तरीके से हमको ये निष्कर्ष पे लेकर आती हैं कि यहां पर आके आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ। 1900 बिफोर कॉमन एरा आते आते सब कुछ खत्म हो गया था। टोटल सिविलाइजेशन वाज वैनिश्ड, इट वाज डन एंड डस्टेड। एंड उसके बाद 1100 साल तक, 1100-1200 साल तक जो है उसके बाद हिंदुस्तान में नए शहरों का उदय नहीं हुआ। चले, तो इसी के साथ में जो है ये टॉपिक अपना जो है यहाँ पे समाप्त होता है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें अपन लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह थे उन सब का एक क्विक रिवीजन कर ख़त्म किया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता है, उसके पहले की हिस्ट्री के बारे में पता है, या फिर यूँ बोलूँ कि शुरुआत से अगर हम आदिकाल से चलें, वहाँ से लेके हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कैसे पहुँचे और ये कैसे खत्म हुई, उसके बारे में अब आपको नॉलेज है, अब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद में अब अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, पहला चैप्टर जो क्लास 12th हिस्ट्री का है, बीड्स, बोन्स एंड ब्रिक्स, अब अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, अब आप उसको देखते हैं, अब आप उसके जो कंसेप्ट्स वगैरह को पढ़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। अब कहीं पर अगर ग्रेड पैटर्न का जिक्र आ जाएगा तो आप उसको समझ पाएंगे कि उसका क्या मतलब है। ग्रेड बात की जब भी बात आएगी तो आपको पता रहेगा कि ग्रेट बाथ किसको कहते हैं, सीटाडेल हो गया, लोअर टाउन हो गया, ये किसको कहा जाता है। इसके अलावा अलग अलग जो आपकी इलाके थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो कहाँ पर थे, कौन सी एज में जो है सारा का सारा काम चल रहा था, वो जो ब्रॉन्ज एज है उसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं, आयरन एज कब आई, चैल्कुलेथिक एज क्या होती है, कॉपर एज क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें जो मेजर साइट्स थी वो सारी हम लोगों ने देख ली हैं। तो कुल मिलाकर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लास 12th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है बीड्स, बोन्स एंड ब्रिक्स, अगर वो आपके सेंटेंसेस लिखने की तरह है तो ये जो कंसेप्ट्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स की तरह है, बिना अल्फ़ाबेट्स को पढ़े सेंटेंसेस को नहीं लिखा जा सकता। तो अब अगर आप इसको, इस चैप्टर को या इस लेक्चर को देखने के बाद में उस चैप्टर की तरफ में जाते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरह से आप ग्रास्प कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर अब आंसर राइटिंग होगी या जो भी सवाल वगैरह आते हैं तो उसके जवाब आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दे पाएंगे। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। एंड करने के पहले बस आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तो इस कंटेंट को एक्सेस करने के आपके पास में कुल मिलाकर 3 तरीके हैं। एक तो आप इसे हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब के जो हमारा चैनल है उस पर सारी प्लेलिस्ट वगैरह डली हुई हैं, जो भी टॉपिक का नाम है, जो भी आपकी क्लास का नाम है, और सिर्फ उसके आगे मैग्नेट ब्रेन्स डालकर आप सर्च करें, आपको सारा का सारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, आप ये सारा का सारा कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं।
एंड आराम से सब कुछ जो है एकदम रैंडम, एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज्ड है, रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपको सब कुछ जो है एकदम ऑर्डर्ड तरह से देखने को मिलेगा, वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो शायद सबसे अच्छा तरीका है, आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी आप इस सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपके ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा और ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो तीनों में से किसी भी माध्यम से, तीनों में से किसी भी मोड के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीबीएसई क्लास 1 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट्स और उनके जितने भी आपके टॉपिक्स वगैरह हैं सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और बाकी आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बाकी जो भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल है वो सब कुछ जो है यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम का कंटेंट सीबीएसई में वो भी आपको एक्सेस करने को मिलेगा। यूपी बोर्ड का कंटेंट हो गया, बिहार बोर्ड का कंटेंट हो गया, ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हैं। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इन सब का आपका ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ एक्सेस करने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जितना हो सके भाई उतना बेनिफिट उठाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस करें। बिसाइड दिस हम ये भी समझते हैं कि आप लेक्चर जो है एक बार वीडियो का या 2 बार या 3 बार देखोगे मैक्स टू मैक्स, उसके बाद आपको जब रिवीजन करना होगा आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नोट्स भी आपको हम एक्सेस कराते हैं। ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में और ये सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है। जो सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है वही सारा कंटेंट स्लाइड्स का आपको यहाँ पे बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है या फिर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी रूप में आपको अवेलेबल है। इसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से इसको भी जो है आप देख सकते हैं। बिसाइड दिस हमारे अगर आप इसके अलावा हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई नई कोर्स की डिमांड करना चाहते हैं, कोई और चीज़ अगर आप हमें बताना चाहते हैं, हमारी राय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूट्यूब के जो हमारे वीडियोस हैं उसके नीचे अपने कमेंट छोड़ दें एंड हम उसमें फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे और जो भी फिर आगे फर्दर गाइडेंस होगा वो देंगे। आप चाहें तो फेसबुक के हमारे पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पर हमसे जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम के हमारे चैनल पर जो है आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर के हैंडल पर टैग कर सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं। जो भी मेथड आप चाहें इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू, वी विल कनेक्ट टू यू एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व किया जाए और इंश्योर किया जाए कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से चले, आपकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरीके से कोई रोकथाम ना आए, आप अच्छे से अच्छी मेहनत करते चलें और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें। सो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना ध्यान रखें, फोकस के साथ में आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते चलें, दूसरों को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताएं और ये जो वेंचर हमने शुरू किया है हिंदुस्तान के हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाने का, इसमें आप भी जो है अपना योगदान दें एंड खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। किसी ने कहा है ना कि एक व्यक्ति को अगर आप मछली एक दिन के लिए देंगे और तो आप एक दिन तक उसका पेट भर सकते हैं, मगर अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो फिर वो ज़िंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। ज्ञान भी उसी तरीके का एक स्किल है। ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं है, नॉलेज से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है और जिसके पास शक्ति है उसका शोषण नहीं हो सकता, उसको हरास नहीं किया जा सकता, उसको किसी तरीके से जो है उसके साथ में कोई गलत काम नहीं किया जा सकता। तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा ताकत का संचय करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान का संचय करें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।